गुड आफ्टरनून एवरीवन। आप लोगों का आरटीपी आ चुका है नवंबर 2022 एग्जामिनेशन के लिए। एंड आज की इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं अकाउंटेंसी की आरटीपी। आरटीपी आप लोगों को करना बहुत ज़रूरी है बिकॉज कई बार एक या दो क्वेश्चन नंबर एक तो आरटीपी से भी आ जाता है ना। और दूसरा पॉइंट ये है आरटीपी करने का कि एक बार थ्रू आउट रिविजन भी हो जाएगी आपको सिलेबस का। अगर आप आरटीपी करते हैं तो ओवरऑल कंसेप्ट आपको रिवाइज हो जाएगा। आरटीपी करने से पहले एक चीज़ एज ए डिस्क्लेमर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर जैसे क्लास करते करते आपने रिवाइज नहीं किया है सब्जेक्ट को, पहले थोड़ा सा रिवाइज कर देना, सिर्फ कंसेप्ट कंसेप्ट आधे घंटे 40 मिनट, उसके बाद आरटीपी करने बैठना। तब उसके बाद आपको लॉजिक अच्छे से समझ में आएगा, क्लियर होगा। फिलहाल मैं क्या करूंगा कि जिस भी टॉपिक पे क्वेश्चन है उस टॉपिक को पहले आपको रिवाइज करवा दूंगा, फिर उस क्वेश्चन पे जाएंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, कंसेप्ट भी साथ साथ आप लोगों को याद हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन जो आता है एग्जामिनेशन में, वो पहला क्वेश्चन होता है कंपलसरी एंड दैट बिलोंग्स टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। मॉड्यूल 1 से जो एएस है, एएस से क्वेश्चन आता है। तो आरटीपी भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से शुरू करते हैं, पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड करते हैं, फिर नॉर्मल चैप्टर्स के क्वेश्चन करेंगे। चलो, पहला जो क्वेश्चन है वो है एएस2 से। एएस2 क्या है? वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। करेक्ट। एएस2 क्या कहता है? इन्वेंट्री शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। करेक्ट। ये है जो मेन बात, पूरी एएस का जो पहला निचोड़ होता है वो यही है कि इन्वेंट्री शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरबी विच एवर इज लोअर। ठीक, एएस बहुत बड़ा है पर हमें सारे कंसेप्ट की नॉलेज की जरूरत नहीं है क्वेश्चन करने के लिए। देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा है। द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स एट कॉस्ट ऑफ अ कंपनी अमाउंट टू दिस मच। फिनिश गुड्स का जो क्लोजिंग स्टॉक है उसका कॉस्ट दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में। ठीक है, द फॉलोइंग आइटम आर इंक्लूडेड एट कॉस्ट इन टोटल। और उस फिनिश गुड्स में ये दोनों आइटम भी दिए हैं। वो जो फिनिश गुड्स का कॉस्ट है, ये दोनों आइटम भी फिनिश गुड्स में, तो इनका भी कॉस्ट है। ठीक है, लास्ट में पूछा है व्हाट शुड बी द इन्वेंट्री वैल्यू अकॉर्डिंग टू एएस2 आफ्टर कंसीडरिंग द अबव। कह रहा है ऊपर का जो दो आइटम है उसको ध्यान दीजिए, उसके बाद बताइए कि एएस2 के अनुसार इन्वेंट्री की वैल्यू क्या होनी चाहिए। एएस2 में इन्वेंट्री तीन बात करता है, एक रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री का, एक डब्ल्यूआईपी, एक फिनिश गुड्स। हमारे क्वेश्चन में क्या है, फिनिश गुड्स पे क्वेश्चन पूछा है। करेक्ट। और क्या रहा है, फिनिश गुड्स की वैल्यूएशन करते कैसे हैं? तो सबसे पहले तो आप ये लिखोगे कि अकॉर्डिंग टू एएस2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, इन्वेंट्री शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरबी विच एवर इज लोअर। करेक्ट। अब आते हैं क्वेश्चन पे, वैल्यूएशन पे। 100 कोट, देखो ये जो फिनिश गुड्स है ना, इस 4,50,000 टोटल कॉस्ट दिया है फिनिश गुड्स का, इसमें ये भी जुड़े हुए हैं जो हम पढ़ रहे हैं। विच हैड अ कॉस्ट ऑफ 2,200 each नॉर्मली सोल्ड फॉर दिस मच। कह रहा है 100 कोट्स हैं जिनका पता है कॉस्ट कितना है। अगर हम कॉस्ट की बात करें, टोटल कॉस्ट, तो देखो 100 कोट्स है और हर एक का 2,200 है, तो यानी कि 2,20,000 के हैं कॉस्ट के। ये 2,20,000 इस 4,50,000 में ऑलरेडी जुड़ा हुआ है कॉस्ट में। कह रहा है सेलिंग प्राइस कितना है उनका, सेलिंग प्राइस है 4,000। owing to a defect in manufacturing their net realizable value are determined at 50% of normal selling price। एनआरबी क्या है इन 100 कोट्स का, तो कह रहा है सेलिंग प्राइस तो 4,000 है पर प्रोडक्ट में कुछ डिफेक्ट होने की वजह से सिर्फ 50% एनआरबी है उसका, 50% में नेट रियलाइजेबल वैल्यू कर सकते हैं उसको बेच के। ठीक है, तो देखो 100 कोट्स है और 50% कितना होता है, 2,000, 4,000 का 2,000, तो एनआरबी इतना आएगा 2,00,000। बताओ ये कोट किस पे वैल्यू होनी चाहिए थी, कॉस्ट और एनआरबी विच एवर इज लोअर, और लोअर कौन सा है, 2,00,000। पर ये टोटल 4,50,000 में 2,20,000 यानी कि कॉस्ट ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, पर वैल्यूएशन करके जुड़ना कितना चाहिए था, 2,00,000। एक्सेस वैल्यूएशन कितना हो रखा है, 20,000, तो उसको घटाएंगे ना। तो टोटल फिनिश गुड्स का जो कॉस्ट है वो है 4,50,000। ठीक है, इसमें सबसे पहले क्या घटाओगे, एडजस्टमेंट ड्यू टू हायर वैल्यूएशन ऑफ कोट करके 20,000। करेक्ट। अगला पढ़ो, शर्ट विच हैज कॉस्ट 50,000। एक शर्ट है जिसका कॉस्ट कितना है, 50,000। ठीक है, कॉस्ट 50,000 है।
इट्स नेट रियलाइजेबल वैल्यू एट बैलेंस शीट डेट वाज 55,000 और एनआरवी दिया हुआ है 55,000। ठीक है। कमीशन एट द रेट 10% ऑन सेल इज पेएबल टू एजेंट। बताओ, एनआरवी दिया हुआ है, एनआरवी कैसे निकालते हैं? एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, कितने में वो प्रोडक्ट आगे बिक सकता है, लेस फर्दर एस्टिमेटेड जो सेलिंग एक्सपेंस है, उसको बेचने के लिए आगे क्या क्या खर्चे करने पड़ेंगे। तो हमें तो एनआरवी निकालने की जरूरत नहीं, क्यों? एनआरवी ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है 55,000 और एनआरवी तो सेलिंग कॉस्ट वगैरह घटाने के बाद आया होता है, तो जब एनआरवी दिया है तो ये अलग से घटाने की जरूरत आपको नहीं है। तो कॉस्ट और एनआरबी विच एवर इज लोअर, कौन सा लोअर है? 50,000, और इसमें जुड़ा कितना है कॉस्ट में? ये 50,000 ही कॉस्ट ही जुड़ा है, तो इसकी एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। तो पॉइंट नंबर 2 में वैल्यूएशन कितना लिखोगे? शर्ट का 50,000 जो कि ऑलरेडी जुड़ा है, यानी कि सिर्फ ये 20,000 एक्स्ट्रा था और 4,30,000 फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन आएगा AS2 के अनुसार। समझ में आया? चलो 4,30,000 आंसर आएगा। आ जाओ फटाफट से आओ अगले क्वेश्चन पे। अगला है AS10 से। AS10 पीपीई प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। अब पीपीई में कंसेप्ट तो बहुत सारे हैं, पर सारे कंसेप्ट पे तो क्वेश्चन पूछेगा नहीं। देखते हैं किस कंसेप्ट पे क्वेश्चन पूछा है। RS लिमिटेड हैज एक्वायर्ड अ हेवी प्लांट एट कॉस्ट 2 करोड़। ठीक है। एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ इज 10 ईयर। ठीक है। एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट जो कि बॉयलर है हैज बिकम एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब अब की जो जरूरत है, टेक्नोलॉजी है, उस अनुसार आउटडेटेड हो गया है, अब यूज नहीं कर सकते, अब प्रोडक्शन के लिए उसको यूज नहीं किया जा सकता। ठीक है। और उसका जो कॉस्ट था वो क्या था? 50 लाख। यानी कि 2 करोड़ का हमने कोई इक्विपमेंट खरीद के लाए हैं, जिसमें एक जो बॉयलर था उसका कॉस्ट था कितना? 50 लाख। तो यानी कि बैलेंस जो है, बैलेंस प्लांट जो है या बैलेंस इक्विपमेंट जो है, उसका कॉस्ट पता है 1.5 करोड़ था। करेक्ट। 2 साल डिप्रिसिएशन चार्ज होने के बाद इस 2 करोड़ के प्लांट पे 2 साल डिप्रिसिएशन चार्ज होने के बाद ये जो बॉयलर है ये यूजलेस हो गया। ठीक है। आगे पढ़ते हैं। रिक्वायर रिप्लेसमेंट एज फर्दर मेंटेनेंस इज अनइकोनॉमिकल। कह रहा है इसको रिपेयर करना ना अनइकोनॉमिकल है, रिपेयर करके जितना खर्चा लगाएंगे ना उतना तो निकलने वाला भी नहीं है फायदा, तो यानी कि रिपेयर नहीं करना चाहिए हमें। करेक्ट। द रिमाइंडर प्लांट इज परफेक्ट। बचा हुआ जो ये प्लांट है ना बॉयलर को हटाने के बाद, ये बढ़िया है, ये चल रहा है। एंड इज एक्सपेक्टेड फॉर लास्ट 8 ईयर्स। ऑब्वियसली प्लांट का 10 साल का लाइफ था, 2 साल चल चुका, तो ये बैलेंस प्लांट कितना साल चलने वाला है? 10 साल, सॉरी बैलेंस 8 साल। कॉस्ट ऑफ न्यू बॉयलर, कह रहा है नया बॉयलर लेके आया। अब पूरी जो हैवी प्लांट था उसमें बॉयलर की जरूरत है, अब पुराना वाला बॉयलर तो 2 साल बाद खराब हो गया, तो नया बॉयलर लेके आएंगे तो 60 लाख पड़ेगा। पूछा क्या है? कैन द कॉस्ट ऑफ न्यू बॉयलर रिकॉग्नाइज एज एसेट। क्या ये नए बॉयलर का कॉस्ट एसेट में रिकॉग्नाइज करेंगे, एसेट मानेंगे, इसको कैपिटलाइज करेंगे? एंड इफ सो व्हाट शुड बी कैरिंग अमाउंट ऑफ प्लांट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। कह रहा अगर हाँ तो कैरिंग अमाउंट यानी कि बुक वैल्यू कितना बचेगा सेकेंड ईयर के एंड में प्लांट का, बताइए। देखो मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन में 2 पॉइंट पूछा है। पहला, ओल्ड प्लांट की पहले कंसेप्ट पढ़ो, ठीक है, फिर उसके बाद में आऊंगा यहाँ पे क्वेश्चन पे। ओल्ड प्लांट एक हमने पढ़ा है ना एएस में, रिटायरमेंट। पहले कंसेप्ट पढ़ लो फिर आता हूँ क्वेश्चन पे। एएस में मैंने पढ़ाया है एक रिटायरमेंट। रिटायरमेंट का मतलब ताकि डीरिकॉग्नाइजेशन का मतलब डिस्पोजल या रिटायरमेंट। ठीक है। रिटायरमेंट का मतलब एसेट अब आपके लिए यूजफुल नहीं रहा, इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं देगा, यानी कि एसेट है आपके पास पर काम का नहीं है, तो उसको रिटायर करना पड़ता है, राइट ऑफ करना पड़ता है। दूसरा है डिस्पोजल, कि एसेट को कई बार हम बेच भी देते हैं, तो बेचने में प्रॉफिट लॉस होता है, वो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में लेके जाते हैं। ये दोनों सिचुएशन को बोला जाता है डी रिकॉग्नाइजेशन, कि बुक में से एसेट डी रिकॉग्नाइज कर लिया। रिकॉग्नाइज मतलब एज ए एसेट रिकॉर्ड किया, ठीक। डी रिकॉग्नाइज मतलब बुक में से एसेट को हटा दिया, वो हमारे लिए एसेट नहीं रहा। ठीक है। डी रिकॉग्नाइजेशन का 2 सिचुएशन पढ़ाया गया है, एक रिटायरमेंट और दूसरा डिस्पोजल। यहाँ पे ओल्ड प्लांट पता है, ओल्ड जो बॉयलर है अपना रिटायर हो रहा है, अब ऑब्सोलेट हो गया, हम उसको रिपेयर नहीं कर रहे हैं,
तो एक तो उसकी रिटायरमेंट हो रही है, ठीक, तो राइट ऑफ करेंगे, ठीक, पर वो नहीं पूछा है, पूछा क्या है, नए प्लांट का, सॉरी नए बॉयलर का। अब जो न्यू बॉयलर है, न्यू बॉयलर है, ये सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर, एक चीज मैंने पढ़ाया था, सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर पढ़ाया था आप लोगों को, एक्सपेंडिचर, और क्या बताया था कि आगे जो खर्चे होते हैं प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट पे, ये रेवेन्यू नेचर के हो सकते हैं, कैपिटल नेचर के हो सकते हैं, ठीक, रेवेन्यू नेचर के हो सकते हैं, कैपिटल नेचर के हो सकते हैं। रेवेन्यू नेचर मतलब नॉर्मल रिपेयर, जो कि ना इफिशियंसी बढ़ाता हो प्लांट का, ना यूजफुल लाइफ। कैपिटल नेचर का खर्चा मतलब जो कि इफिशियंसी एंड यूजफुल लाइफ बढ़ाता हो। यहाँ पे देखो बॉयलर लेके आओगे तभी तो प्लांट चलेगा अगले 8 साल, तो बॉयलर का जो कॉस्ट है वो प्लांट के लिए क्या है, इफिशियंसी बढ़ा रहा है, यूजफुल लाइफ बढ़ा रहा है। तो यूजफुल अगर लाइफ बढ़ा रहा है, उसको यूज करने के बाद ही हम प्लांट को यूज कर सकते हैं, एज अ होल हेवी इक्विपमेंट जो है उसको यूज कर सकते हैं। तो उसका जो ये है खर्चा न्यू बॉयलर का, ये है कैपिटल एक्सपेंडिचर, और इसको क्या करेंगे, कैपिटलाइज करेंगे, ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ठीक। चलो यहाँ पे देखो 2 साल का डिप्रिसिएशन कितना आया होगा, इसको 10 साल में राइट ऑफ करनी है 2 करोड़ को, तो 20-20 लाख हर एक साल, ठीक, और 20 लाख में से इसके हिस्से में 15 लाख, इसके हिस्से में 5 लाख, तो 2 साल का डिप्रिसिएशन पता है 40 लाख आएगा, जिसमें से 30 लाख इसका डेप्शन घटा होगा एंड 10 लाख इसका डिप्रिसिएशन घटा होगा, तो ये बचा 1/20 का, ये बचा 40 लाख का। और इस पुराने बॉयलर को क्या करना है, पुराने बॉयलर को करना है राइट ऑफ। ये हमसे नहीं पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है नए वाला जो बॉयलर है उसको क्या रिकॉग्नाइज करेंगे एज एसेट। हाँ बिल्कुल करेंगे, क्योंकि वो यूजफुल लाइफ बढ़ा रहा है पूरी इक्विपमेंट का, पूरी प्लांट का, तो रिकॉग्नाइज करेंगे, तो एसेट के कॉस्ट में जाके जुड़ जाएगा, कैपिटलाइज हो जाएगा। कितने का है, 60 लाख का है, और कैपिटलाइज होने के बाद कैरिंग अमाउंट कितनी बचेगी एसेट की, 1,80,00,000, ठीक है। इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन था कि पुराने पुराना जो बॉयलर था उसको डी रिकॉग्नाइज करेंगे, रिटायरमेंट हो गई उसकी, एक ये कंसेप्ट था, ठीक है। और दूसरा जो नए बॉयलर का कॉस्ट है उसको क्या मानेंगे, रेवेन्यू नेचर का, कैपिटल नेचर का। कैपिटल नेचर मतलब रिकॉग्नाइजिंग एज अ पार्ट ऑफ एसेट, एसेट रिकॉग्नाइज करेंगे उसको, ठीक है, क्योंकि वो यूजफुल लाइफ बढ़ा रहा है उस इक्विपमेंट का। चलो 1,80,00,000 आएगा कैरिंग अमाउंट। आगे आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। द इफेक्ट ऑफ चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट, ये क्या है, AS11 का क्वेश्चन है। अब AS11 में देखो क्वेश्चन था कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का आ सकता है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, स्पेकुलेशन या हेजिंग, दो केस बनते हैं, हेजिंग के लिए ले सकते हैं या स्पेकुलेशन के लिए। दूसरा फॉरेन लोन के बारे में आ सकता है, इसमें भी दो केस मैंने पढ़ा है, एक फॉरेन लोन लिया आपने किसी एसेट के लिए, या फिर फॉरेन लोन ले सकते हैं आप अपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए, यानी कि बिजनेस ऑपरेशन के लिए। थर्ड है फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन, यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोई ट्रांजेक्शन हुआ है, कोई चीज आपने खरीदी या अब आपने सेल करा, वो ट्रांजेक्शन जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का होता है। ये देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा है, किस कंसेप्ट पे क्वेश्चन है। कंपनी हैज इंपोर्टेड रॉ मटेरियल वर्थिंग $6 लाख ऑन 5 जनवरी 2022 विथ एक्सचेंज रेट कितना है 43। ये फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन पे क्वेश्चन आया है, कह रहा है कि 5 जनवरी को 43 का जब रेट था डॉलर का, तब हमने 6 लाख का कोई $6 लाख का रॉ मटेरियल इंपोर्ट किया। कंपनी हैज रिकॉर्डेड द ट्रांजेक्शन एट एबव रेट, और कंपनी ने 43 के ही रेट पे उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया। अभी देखेंगे कि फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन में AS11 क्या कहता है, पहले क्वेश्चन पढ़ लो। द पेमेंट फॉर इंपोर्ट ट्रांजेक्शन वाज मेड ऑन 5 अप्रैल 2022 व्हेन द एक्सचेंज रेट वाज 47। कह रहा है पेमेंट हमने करा 5 अप्रैल 2022 को, उस समय एक्सचेंज रेट था 47, ठीक है। हाउएवर
ऑन 31 मार्च 2022 एक्सचेंज रेट वाज 48। कह रहा है बैलेंस शीट डेट में ना, इस बीच में साल खत्म हो जाएगा 31 मार्च को, 31 मार्च को जब साल खत्म हुआ तो उस समय 48 का रेट था, कोई बात नहीं। द कंपनी passes entry on 31 मार्च 2020 must adjusting the cost of raw material consumed with the difference between 47 and 43। ठीक है। In the background of relevant accounting standard, is the accounting treatment correct या नहीं है करेक्ट? चलो ये याद रखना, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड को कंपनी ने क्या करा है, एक्सचेंज डिफरेंस से एडजस्ट किया है। अब जरा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में आओ। जब भी फॉरेन करेंसी कोई ट्रांजैक्शन होती है, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट, सॉरी, उस केस में क्या पढ़ा है हमने, तो नंबर एक, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है किस एक्सचेंज रेट पे, रेट प्रिवेलिंग ऑन द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। जिस दिन हमने इंपोर्ट किया हम क्या एंट्री पास करेंगे नॉर्मली, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, करेक्ट। आपको एंट्री नहीं पूछ रहा है, जो पूछ रहा है वो बाद में करेंगे, पर चीजों को समझो। हमने क्या पढ़ा है फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन में कि हम उस रेट पे रिकॉर्ड करते हैं जो रेट डेट ऑफ ट्रांजैक्शन पे प्रिवेलिंग हो, ठीक है। दूसरा, जब बैलेंस शीट डेट आता है तो हम देखते हैं क्या वो मोनेटरी आइटम है कि नॉन मोनेटरी आइटम है। अब देखो, जब क्रेडिटर आपके बुक में राइज हो गया, क्रेडिटर क्या है, क्रेडिटर एक मोनेटरी आइटम है, क्रेडिटर एक मोनेटरी आइटम है, और मोनेटरी आइटम की हमने पढ़ा है वैल्यूएशन करते हैं या मार्क टू मार्केट करते हैं, यानी कि 31 मार्च को जो भी एक्सचेंज रेट होता है, मोनेटरी आइटम को 31 मार्च का जो भी एक्सचेंज रेट होता है उस रेट पे वैल्यू करते हैं। समझ रहे हो, क्योंकि ये एक मोनेटरी आइटम है, और मोनेटरी आइटम की वैल्यूएशन कैसे होता है, 31 मार्च को जो भी एक्सचेंज रेट प्रिवेल होगा उस पे, ठीक है। तो यानी कि 31 मार्च को क्या रेट था, तो 31 मार्च को रेट था 48 का, तो क्रेडिटेड इस पे रिकॉर्ड होगा। और जो भी एक्सचेंज लॉस आता है, एक्सचेंज लॉस, वो क्या करा जाता है, तो उस एक्सचेंज रेट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भेज देंगे, ठीक। जब पेमेंट करेंगे तो फिर कोई एक्सचेंज डिफरेंस आ सकता है, एक्सचेंज गेन या एक्सचेंज लॉस, तो जो भी एक्सचेंज डिफरेंस आएगा उसको भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भेज देंगे। क्या हमने ऐसा कुछ पढ़ा है कि जो भी एक्सचेंज डिफरेंस आएगा उसको रॉ मटेरियल के कॉस्ट में एडजस्ट करेंगे? बिल्कुल नहीं, ये ट्रीटमेंट गलत है। तो सबसे पहले क्रेडिटर को रिकॉर्ड करेंगे 43 इंटू 6 लाख करके, जो भी अमाउंट आएगा उस पे, बैलेंस शीट डेट पे उसकी वैल्यू करेंगे 48 पे, तो 48 इंटू 6 लाख करेंगे, और जो भी एक्सचेंज डिफरेंस है, क्रेडिटर क्योंकि बढ़ गया ना, ठीक है, तो क्रेडिटर बढ़ गया तो जो भी एक्सचेंज डिफरेंस है क्या करेंगे, उससे क्रेडिटर की वैल्यू बढ़ा देंगे, और एक्सचेंज डिफरेंस क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। एंड जब पेमेंट करेंगे तो वहां पे एक्सचेंज डिफरेंस की वजह से जो गेन और लॉस होगी उसको उस साल में रिकॉग्नाइज करेंगे। हमारे लिए ये साल है, ये साल खत्म हो गई, ये तो नेक्स्ट ईयर में आएगा, है कि नहीं। चलो, गवर्नमेंट ग्रांट, AS12 बात करता है गवर्नमेंट ग्रांट की, और AS12 में 3 किस्म के ग्रांट कवर्ड है। एक, प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन, ग्रांट इन द नेचर ऑफ प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन, कि गवर्नमेंट ग्रांट प्रोमोटर कंट्रीब्यूशन के नेचर पे। दूसरा, रेवेन्यू नेचर के गवर्नमेंट ग्रांट हुआ तो इन द नेचर ऑफ रेवेन्यू। एंड थर्ड, किसी स्पेसिफिक एसेट के लिए आया तो। अब एसेट नॉन नॉन डेप्रिसिएबल भी हो सकता है, डेप्रिसिएबल भी हो सकता है। डेप्रिसिएबल में हमने 2 मेथड पढ़े हैं, ग्रोस मेथड एंड नेट मेथड, ठीक है। चलो, स्मार्ट लिमिटेड हैज सेट अप इस बिजनेस इन डेजिग्नेटेड बैकवर्ड एरिया which entitle company for subsidy और 25% इन्वेस्टमेंट फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। बैकवर्ड एरिया में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको 25% सब्सिडी मिल जाएगा, जितना भी आपका इन्वेस्टमेंट लगेगा उसका 25% गवर्नमेंट आपको सब्सिडी दे देगी। ये क्या है, ग्रांट इन द नेचर ऑफ प्रमोटर कंट्रीब्यूशन। जब आपको किसी स्पेसिफिक एसेट के लिए ग्रांट नहीं मिलता, स्पेसिफिक एसेट का मतलब क्या हुआ, कोई पर्टिकुलर फिक्स एसेट के लिए, पर एक फिक्स एसेट के लिए नहीं, पूरी इन्वेस्टमेंट के लिए मिलती है, जैसे कि पूरा फैक्ट्री लगाने के लिए मिल रहा है, तो क्या है, प्रमोटर कंट्रीब्यूशन। कैसे प्रमोटर इनिशियल स्टेज पे पैसे लगाते हैं, वैसे ही गवर्नमेंट ने आपको प्रमोटर बन के प्रमोटर की टाइप का एक डोनेशन दे दिया, ग्रांट दे दिया, है कि नहीं, तो उस ग्रांट को बोला जाता है ग्रांट इन द नेचर ऑफ प्रमोटर कंट्रीब्यूशन, ठीक है। एंड इट शैल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, उसको आप यूज नहीं कर सकते डिविडेंड देने के लिए, उस ग्रांट को आप क्या करोगे, लिखोगे बैंक डेबिट, पैसे आए टू गवर्नमेंट ग्रांट, यही पढ़े हैं। और दूसरा
गवर्नमेंट ग्रांट को कहाँ भेज दोगे, कैपिटल रिजर्व में, और ये कैपिटल रिजर्व में एज अ पड़ा रहेगा, इसको आप यूज नहीं कर सकते डिविडेंड वगैरह बांटने के लिए। अब बताओ कंपनी ने कितना इन्वेस्टमेंट किया, 80 करोड़, तो 25% 80 करोड़ का कितना होगा, 20 करोड़, उसको गवर्नमेंट ग्रांट मिल गई फरवरी में। कंपनी वांट टू रिकॉग्नाइज द सेम सब्सिडी एज अ इनकम टू इम्प्रूव द बटन लाइन ऑफ अ कंपनी। टॉप लाइन का मतलब सेल्स, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में ऊपर क्या होता है, सेल्स, बॉटम लाइन में क्या होता है, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट को सुधारने के लिए इनकम मानना चाहता है गवर्नमेंट ग्रांट को। क्या प्रमोटर कंट्रीब्यूशन, गवर्नमेंट ग्रांट इन द नेचर ऑफ प्रमोटर कंट्रीब्यूशन को इनकम मान सकते हैं, डेफिनेटली नहीं, इनकम नहीं मान सकते हैं, उसको कैपिटल रिजर्व में भेजना पड़ेगा, और वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी आप यूज नहीं कर सकते, तो इनकम नहीं मान सकते, ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सही नहीं है बोल के आप प्रॉपर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बता देना है। नेचर ऑफ रेवेन्यू का मतलब गवर्नमेंट ग्रांट इन द नेचर ऑफ रेवेन्यू, किसी पर्टिकुलर खर्चे के लिए, कोई सोशल वेलफेयर प्रमोट करने के लिए कई बार गवर्नमेंट बोलती है कि ये अगर आप खर्चे करते हैं तो उसके बदले हम कुछ ग्रांट दे देंगे, है कि नहीं। स्पेसिफिक एसेट के लिए भी गवर्नमेंट ग्रांट आपको मिल सकती है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, AS13 से है, एंड AS13 से किस पे है, रिक्लासिफिकेशन पे। AS13 से जब जब क्वेश्चन आता है एएस में तो रिक्लासिफिकेशन से आता है, प्लस AS13 आपके अकाउंट में क्या है, एक चैप्टर भी है, तो वहां से तो क्वेश्चन आता ही आता है। अब देखो रिक्लासिफिकेशन में अगर करंट इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म में रिक्लासिफाई हो रहा है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में तो किस वैल्यू पे रिक्लासिफाई होगा, कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर। अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करंट में रिक्लासिफाई हो रहा है तो किस वैल्यू पे होगा, कॉस्ट और कैरिंग अमाउंट, कैरिंग अमाउंट विच एवर इज लोअर। देखो शॉर्ट टर्म या करंट इन्वेस्टमेंट अगर लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट होता है तो कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर। क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए कई बार मार्केट वैल्यू भी अलग से देता है, ठीक है, पर मार्केट वैल्यू नहीं लेना है, कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर। वैसे ही लॉन्ग टर्म अगर कन्वर्ट हो रहा है रिक्लासिफाई होकर शॉर्ट टर्म में तो कॉस्ट और कैरिंग अमाउंट मतलब अभी कितना बुक में वैल्यू है, अभी कितना बुक में वैल्यू है, बुक वैल्यू भी बोल सकते हो आप, ठीक। कॉस्ट का मतलब तो क्या होता है, ओरिजिनल कॉस्ट कि कितने में उस इन्वेस्टमेंट को लिया था, और कैरिंग अमाउंट मतलब अभी कई बार क्या होता है ना, कैरिंग अमाउंट अलग होता है। मान लो लॉन्ग टर्म था, हमने कॉस्ट पे लिया था, बाद में कोई परमानेंट डिक्लाइन आया तो उसको राइट डाउन कर दिया, राइट डाउन करने के बाद कैरिंग अमाउंट कम है तो कैरिंग अमाउंट आएगा विच एवर इज लोअर, उस पे हम करेंगे रिक्लासिफिकेशन। चलो, अ पोर्शन ऑफ करेंट इन्वेस्टमेंट परचेज फॉर 25 लाख रिक्लासिफाई करना है लॉन्ग टर्म में, ठीक है, तो कॉस्ट तो दिया है 25 लाख मार्केट वैल्यू ऑन द डेट 30 लाख, फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर इज सेम एज मार्केट वैल्यू, तो हमें लेना है फेयर वैल्यू, बोल रहा है मार्केट वैल्यू के बराबर ही है, 30 लाख के बराबर है, ठीक है। अब बताओ ये करंट इन्वेस्टमेंट है, लॉन्ग टर्म में रिक्लासिफाई हो रहा है, कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर, लोअर कौन सा है 25, तो 25 पे रिक्लासिफाई होगा। वैसे ही देखो अ पोर्शन ऑफ करेंट इन्वेस्टमेंट परचेज फॉर 20 लाख, तो कॉस्ट क्या आ गया 20, हैज टू बी रिक्लासिफाई इनटू लॉन्ग टर्म, करेंट इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म में रिक्लासिफाई कर रहे हैं, किस पे होगा, कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर। फेयर वैल्यू दिया हुआ है 12.5, दोनों में से लोअर कौन है 12.5, तो इस पे रिक्लासिफाई होगा। और बचा हुआ क्या है, मान लो 20 पे आज दिख रहा है इन्वेस्टमेंट और आगे उसको 12.5 पे रखना है तो 7.5 राइट ऑफ करनी पड़ेगी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में। A portion of long-term investment no longer considered for holding purpose and reclassify into करंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म था अब रिक्लासिफाई कर रहे हैं एज ए करंट इन्वेस्टमेंट, किस पे करेंगे, कॉस्ट और कैरिंग अमाउंट, विच एवर इज लोअर। बताओ जरा ओरिजिनल कॉस्ट कितना है 15, कैरिंग अमाउंट कितना है, द ओरिजिनल कॉस्ट इज दिस मच बट रिटन डाउन टू 11 टू रिकॉग्नाइज परमानेंट डिक्लाइन, तो कैरिंग अमाउंट 11 है, विच एवर इज लोअर, किस पे क्लासिफाई होगा, लोअर कौन सा है 11, 11 पे रिक्लासिफाई होगा। अगला AS16, अच्छा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है AS16,
AS16 क्या कहता है? एक तो बोरोइंग कॉस्ट का डेफिनेशन बहुत बार पूछा हुआ है एग्जामिनेशन में, याद होनी चाहिए आपको। दूसरा, बोरोइंग कॉस्ट का ट्रीटमेंट। देखो बोरोइंग कॉस्ट जो है ना, राइट ऑफ करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में, खर्चा है हमारे लिए, लेकिन अगर क्वालिफाइंग एसेट से है तो क्वालिफाइंग एसेट के कॉस्ट में कैपिटलाइज करेंगे, ठीक है। इफ इट इज रिलेटेड टू क्वालिफाइंग एसेट तो क्वालिफाइंग एसेट के कॉस्ट में बोरोइंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करेंगे, ठीक है। लेकिन कैपिटलाइजेशन करने के लिए तीन चीज हमने पढ़ाया था आपको। एक, कमेंसमेंट, कि कैपिटलाइजेशन कब शुरू करेंगे करना, तो भैया एक तो एक्सपेंडिचर होना चाहिए आउट ऑफ बोरोइंग कॉस्ट, है ना, जो पैसे लेके आए तो उस क्वालिफाइंग एसेट में लगाया भी आपने, पैसे लेके आए आइडल पड़ा हुआ है वर्किंग कैपिटल में लगा दिया, तब नहीं कैपिटलाइज करेंगे, उस क्वालिफाइंग एसेट में लगना जरूरी है। दूसरा, इंटरेस्ट कॉस्ट शुड बी एक्चुअल। मैं थोड़ा एएस रिवाइज करा रहा हूँ, ठीक है, ये पूरा याद रखने की जरूरत नहीं, जिसपे क्वेश्चन है वो मैं अभी बताऊंगा। इंटरेस्ट कॉस्ट शुड बी एक्चुअल, यानी कि मान लो किसी से पैसा लेके आया क्वालिफाइंग एसेट लगाने के लिए, पर वो मेरा दोस्त निकला, वो मेरे से इंटरेस्ट नहीं ले रहा, तो नोशनल कॉस्ट नहीं कैपिटलाइज कर सकता, इंटरेस्ट अगर पे कर रहा हूँ, इंटरेस्ट कॉस्ट एक्चुअल है तभी करूंगा। थर्ड क्या है, जो भी नेसेसरी एक्टिविटी है, यानी कि एक्टिविटी दैट्स आर नेसेसरी टू मेक क्वालिफाइंग एसेट रेडी फॉर इट इंटेंडेड यूज, यानी कि क्वालिफाइंग एसेट ताकि जो इंटेंडेड यूज है बनाने के लिए या बना के बेचने के लिए, उसके लिए जो काम चल रहा है ना नेसेसरी एक्टिविटी, वो शुरू होनी चाहिए नेसेसरी एक्टिविटी, तब हम बोरोइंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करेंगे। दूसरा हमने पढ़ा था सस्पेंशन, अगर नेसेसरी एक्टिविटी रुक गया है तो बोरोइंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन रोक देते हैं, प्रोवाइडेड की टेम्पोररी सस्पेंशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। थर्ड हमने पढ़ा था सीजेशन, कि कब बोरोइंग कॉस्ट को कैपिटलाइजेशन करना रोक देना चाहिए, यानी कि उसके बाद आप कैपिटलाइज नहीं कर सकते, उसके बाद भी बोरोइंग कॉस्ट इनकर्ड हो रही है तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में भेजनी पड़ेगी, पर आप कैपिटलाइज नहीं कर सकते। ये हमने कब पढ़ा था, जब वो क्वालिफाइंग एसेट है ना, हम बोल रहे हैं नेसेसरी एक्टिविटी जो है, जो इंटेंडेड यूज के लिए जरूरी एक्टिविटी है, अगर क्वालिफाइंग एसेट इंटेंडेड यूज के लिए रेडी हो जाए, रेडी फॉर इट इंटेंडेड यूज, यानी कि नेसेसरी एक्टिविटी अब डिसकंटिन्यू हो गया, नेसेसरी एक्टिविटीज खत्म हो गए, ठीक है, तब जो बोरोइंग कॉस्ट का कैपिटलाइजेशन है उसको हम सीज कर देते हैं, रोक देते हैं। आओ जरा, नेसेसरी एक्टिविटी जब कंप्लीट हो जाता है, बोरोइंग कॉस्ट रेडी हो जाता है अपने इंटेंडेड यूज के लिए, उसके बाद कैपिटलाइजेशन बंद कर देते हैं। हरीश कंस्ट्रक्शन कंपनी इज कंस्ट्रक्टिंग ह्यूज बिल्डिंग प्रोजेक्ट कंसिस्टिंग ऑफ 4 फेज। अब बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जो होती है ना, वो पार्ट पार्ट में बनती है यहाँ पे जो है, जो भी है वो 4 फेज में बन रहा है। इट इज एक्सपेक्टेड दैट फुल बिल्डिंग विल बी कंस्ट्रक्टेड ओवर सेवरल ईयर्स, पूरी बिल्डिंग बनने में काफी समय लगेगा, बट फेज 1 एंड फेज 2 ऑफ द बिल्डिंग विल स्टार्ट एज सुन एज दे आर कंप्लीटेड। कह रहा है कि फेज 1 शुरू में करेंगे, फेज 1 जैसे कंप्लीट हो जाएगा वो फेज 2 करेंगे, ठीक है, जैसे बिल्डिंग शुरू होगी फेज 1 से स्टार्ट करेंगे एंड एज एंड व्हेन फेज कंप्लीट होते रहेंगे, ठीक। फॉलोइंग आर द डिटेल ऑफ वर्क डन ऑन डिफरेंट फेज ऑफ बिल्डिंग। चलो देखो, फेज 1 में पता है टोटल 34, ये सारे फिगर लाख में 34 लाख खर्चा हुआ है अभी तक, फेज 2 में इतना, फेज 3 में इतना एंड फेज 4 में इतना, टोटल खर्चा इतना हुआ है चारों फेज में, ठीक। और टोटल चारों फेज का खर्चा जोड़ दोगे तो 221 आएगा, जरा जोड़ के बताना, इतना ही आ रहा है, इतना ही आना चाहिए, 34 प्लस 64 प्लस 55 प्लस 68, हाँ 221 आ रहा है, यानी कि 2,21,00,000 अभी तक टोटल चारों फेज में खर्चा हो गया है। हमने लोन लिया है 15% इंटरेस्ट रेट पे, कितना, 200 लाख, सारे फिगर लाख में, 200 लाख का मतलब कितना होता है, 2 करोड़ के आसपास, ठीक। तो 15% के हिसाब से पता है इंटरेस्ट कितना लगा होगा, 30 लाख एक साल का। पूछ रहा है ड्यूरिंग द मिड ईयर फेज 1 एंड फेज 2 बिकम ऑपरेशनल। मिड ईयर में फेज 1 और फेज 2, यानी कि इधर कहीं पूरा साल है तो साल के बीच में फेज 1 और फेज 2 जो है ये कंप्लीट हो गए थे, और जो फेज 3 एंड फेज 4 है ना, फेज 3 एंड फेज 4 वो पूरे साल में कंप्लीट नहीं हुए थे, ठीक। हाँ, फाइंड आउट द टोटल अमाउंट टू बी कैपिटलाइज एंड टू बी एक्सपेंडेड ड्यूरिंग द ईयर, कितना खर्चे को एक्सपेंडिचर मानेंगे और कितने खर्चे को कैपिटलाइज करेंगे, बताइए।
देखो फेज 1 एंड फेज 2 आधे साल ही बन रहे थे, उसके बाद ऑपरेशनल हो गए, तो आधे साल का इंटरेस्ट तो कैपिटलाइज करेंगे। क्यों? उस समय तक वो बने नहीं थे, पर जब बन गए, रेडी टू इंटेंडेड यूज हो गए, तो उसके बाद का इंटरेस्ट क्या करते हैं? बताओ, सीजेशन में पढ़ा था, रेडी टू इंटेंडेड यूज हो जाएगा तो उसके बाद का इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में भेजते हैं। तो आधे साल का इंटरेस्ट फेज 1 फेज 2 का कैपिटलाइज, और उसके बाद राइट ऑफ इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फेज 3 और फेज 4 पे जो इंटरेस्ट लग रहा है, दोनों फेज के खर्चे पे जो इंटरेस्ट लग रहा है, इसका पूरा का पूरा एक साल का इंटरेस्ट हम कैपिटलाइज करेंगे। क्यों? ये अभी ऑपरेशनल नहीं है, रेडी फॉर इंटेंडेड यूज नहीं हुए, नेसेसरी एक्टिविटी अभी कंटिन्यूएशन में है। ठीक है, चलो अब देखो, ये जो 30 लाख है, ये तो टोटल 2 करोड़ का है, और वो पैसे चारों फेज में खर्च हुए हैं, तो आप निकाल नहीं सकते। ये इंटरेस्ट है, जितना जितना जिस फेज में एक्सपेंडिचर हुआ है उस फेज के रेशियो में आप बांट दीजिए, सारे फेज का आ जाएगा। फेज 1 फेज 2 का आधा ही कैपिटलाइज करेंगे, आधा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में भेजेंगे। फेज 3 और फेज 4 का क्या करेंगे? तो फेज 3 फेज 4 का जो भी इंटरेस्ट आएगा उनके हिस्से का, उसको कैपिटलाइज करेंगे। जैसे कि आप अलग अलग भी कर सकते हो टेबल बना के। फॉर एग्जाम्पल मान लो हम फेज 1 एंड फेज 2 की बात करते हैं, तो इंटरेस्ट कितना आएगा इनके हिस्से का? 30 लाख टोटल का है, ठीक है। चारों फेज का खर्चा कितना है? 221। एंड फेज 1 फेज 2 का सिर्फ कितना है? 34 प्लस 64, 98। सारे फिगर लाख्स में है, मैं बस निकालने के लिए ये आया 13,30,316, करेक्ट। ये दोनों फेज का है, फेज 1 फेज 2। आप डिवाइड कर सकते हैं जितना इनका एक्सपेंडिचर है इस रेशियो में, ठीक है, तो दोनों का आ जाएगा। मेरा पर्पस है पहले समझाना। ये तो पूरे साल का है, इसमें से हाफ जो है आधे साल का डिवाइड बाई 2 करना, 665,158। ये जो है इतना तो कैपिटलाइज करेंगे आधा, अब बचा हुआ हाफ जो है आधे साल का 665,158, ये क्या करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में राइट ऑफ करेंगे। ठीक, वैसे ही फेज 3 एंड फेज 4 के हिस्से का कितना इंटरेस्ट आएगा? ठीक है, इतना आया फेज 3 एंड फेज 4 का। अब ये पूरा का पूरा क्या करेंगे? कैपिटलाइज। अब देखो, फेज 3 एंड फेज 4 का जो इंटरेस्ट है ये पूरा का पूरा कैपिटलाइज करेंगे, एंड फेज 3 में कितना करेंगे इसमें से, और फेज 4 में, तो इस इंटरेस्ट को बांट दो इनके जो खर्चे हुए उस रेशियो में। ठीक है, आ जाओ। यहाँ पे अगर आप देखोगे, देखो इंटरेस्ट जो आया फेज 3 फेज 4 को, उसको कैपिटलाइज करना है, ठीक है, और किस रेशियो में? वैसे आप इंटरेस्ट को टेबुलर फॉर्म में बना के रेशियो में बांट भी सकते हैं, मैंने दोनों का साथ में मर्ज करके निकाल लिया था। आप इंडिविजुअल इंडिविजुअल रेशियो में भी निकाल सकते हैं। और इनका क्या करेंगे? हाफ आपको क्या करना है? तो हाफ इंटरेस्ट आपको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में भेजना है, और हाफ कैपिटलाइज करना है, क्योंकि आधे साल बाद ऑपरेशनल हो गए थे, रेडी फॉर इंटेंडेड यूज। चलो फटाफट से आ जाओ। चलो, प्रिपरेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट पूछा है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ये कई बार आता भी है, ठीक है, और आया हुआ काफी टाइम भी हो गया है। तो प्रॉफिट एंड लॉस या बैलेंस शीट से भी क्वेश्चन आ सकता है। चलो, यहाँ पे दिया है, फ्लोइंग बैलेंस अपीयर्ड इन द बुक ऑफ ओलिवा लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च। साल खत्म होने के बाद ये बैलेंस है, तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे दिया है आप लोगों को, ठीक है। जैसे ओपनिंग इन्वेंट्री दिया है, रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स का, साल भर में परचेज कितना हुआ है ये दिया हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस दिया है, सैलरी एंड वेजेस दिया है, जनरल एक्सपेंस, ये एसेट दिया है, बिल्डिंग इतना, प्लांट मशीनरी इतना, फर्नीचर इतना, और ये इतना। इसका देखेंगे अभी डेप्रिसिएशन निकालने के बाद दिया है कि नहीं, कोई बात नहीं। सेल्स दिया हुआ है, रेवेन्यू है अपने लिए, इंटरेस्ट दिया है, अदर इनकम है अपने लिए, ठीक है।
इंटरेस्ट, रेंट, डिविडेंड रिसीव, ये क्या है, एक कंपनी के लिए अदर इनकम है। प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दिया है, यानी कि रिजर्व एंड सरप्लस दिया है, जो पीछे से चले आ रहे हैं, रिजर्व एंड सरप्लस का बैलेंस, इस साल जो कमाई होगी वो भी इसमें लाके जोड़ देंगे। शेयर कैपिटल दिया हुआ है, ठीक है, बैलेंस शीट बनाने का काम आएगा। सिक्योर्ड लोन दिया है, अब लॉन्ग टर्म नॉन करेंट लायबिलिटी का हिस्सा होता है, शॉर्ट टर्म लोन करेंट लायबिलिटी का हिस्सा होता है। फिक्स डिपॉजिट दिया है, वैसे ही लॉन्ग टर्म वाला नॉन करेंट लायबिलिटी का लॉन्ग टर्म बोरोइंग का हिस्सा होता है, ठीक है। एंड शॉर्ट टर्म जो है ये करेंट लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म बोरोइंग का हिस्सा होगा। ट्रेड पेबल करेंट लायबिलिटी में आएगा, ठीक है। इन्वेस्टमेंट देखो, एक नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट दिया है, ठीक है, नॉन करेंट एसेट के अंदर आएगा, और दूसरा करेंट इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, तो करेंट इन्वेस्टमेंट कहाँ पे आएगा, करेंट एसेट के अंदर। ट्रेड रिसीवेबल करेंट एसेट के अंदर आएगा, कैश एंड बैंक, कैश एंड इक्विवेलेंट करके करेंट एसेट के अंदर आएगा। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एंड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट। ये देखो, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन मतलब दीज इन्फॉर्मेशन आर नॉट एडजस्टेड अबव, इनकी ट्रीटमेंट नहीं हो रखी, ऊपर जो आइटम है उनमें ये एडजस्ट नहीं हो रखे, यानी कि हमें एडजस्टमेंट करनी है। बताओ, बैलेंस शीट बनाना और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाना ये कोई नई बात पढ़ रहे हो आप, 11th-12th में भी तो हमने पढ़ा था। फर्क सिर्फ इतना है, वहां टी फॉर्मेट में पढ़ा था, करेक्ट, और यहाँ पे शेड्यूल 3 का एक फॉर्मेट है, वर्टिकल फॉर्मेट। अरे तो कंसेप्ट बनाने का सेम है, बस प्रेजेंट करने का, जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है और बैलेंस शीट है उसको प्रेजेंट करने का तरीका थोड़ा अलग है, ठीक है। अगर आप देखोगे फॉर्मेट यहाँ पे, चलिए शेड्यूल 3 में, शेड्यूल 3 में दो पार्ट है। पार्ट 1 क्या है, बैलेंस शीट, कंपनी का नाम लिखोगे, ओलिवा लिमिटेड, ठीक है, फिर लिखोगे बैलेंस शीट एज एट 31/3/2022, करेक्ट, और बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाओगे, उसमें आएगा एक तो पर्टिकुलर्स, ठीक है, दूसरा अमाउंट तो आता ही है, लेकिन एक नोट्स भी आएगा। क्यों, नोट्स टू अकाउंट भी बनाएंगे। अच्छा, बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि सर नोट्स टू अकाउंट किस किस का बनाएंगे। देखो, नोट्स क्या है, ये बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का डिटेल है, जो फॉर्मेट के अंदर बहुत आइटम नहीं डाल सकते, तो डिटेल थोड़ा देना पड़ता है हमें, इसी को बोलते हैं नोट्स। नोट्स में जो भी आइटम, जो जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा आइटम मिलके वो बन रहे हैं, उसका नोट्स हमें दिखाना होता है। फॉर एग्जाम्पल, ट्रेड पेबल, इसका कोई नोट्स बनेगा क्या, नहीं, क्यों, ट्रेड पेबल तो सीधा दिया रहेगा। ट्रेड रिसीवेबल सीधा दिया रहेगा, ट्रेड रिसीवेबल में सारे डेटा है, ठीक। और लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में तो बहुत किस्म के बोरोइंग हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म लोन हो सकता है, टेन्योर लोन हो सकता है, डिबेंचर हो सकता है, ठीक है। तो जिसमें भी, जिसमें ज्यादा आइटम है, ज्यादा आइटम जोड़ के बने हैं, उस हेडिंग का नोट्स आपको बनाना है। ये कोई प्रिस्क्राइब चीज नहीं है कि किस किस का नोट्स बनानी चाहिए। कोई बच्चा हो सकता है 6 नोट्स बना रहा है, कोई बच्चा 8 नोट्स बना रहा है, ये डिपेंड करता है क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट अनुसार। समझ में आ रहा है आपको। जैसे प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, इसका नोट्स आपको बनानी पड़ेगी, क्यों, उसमें बिल्डिंग भी आएगा, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, सारे जितने भी फिक्स एसेट है सब प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के अंदर आते हैं, तो इसका नोट्स आपको बनाना पड़ेगा। चलो, और क्या कर दोगे आप, ठीक है, थोड़ा सा पहले फॉर्मेट आपको समझाता हूँ। जो बैलेंस शीट है उसके फॉर्मेट में सबसे पहले क्या आता है, इक्विटी एंड लायबिलिटी, इक्विटी एंड लायबिलिटी, ठीक है। इक्विटी एंड लायबिलिटी में लिखोगे शेयर होल्डर फंड पहले में, ठीक है, और दूसरा शेयर होल्डर में फंड में एक तो शेयर कैपिटल, और दूसरा रिजर्व एंड सरप्लस। देखो, शेयर कैपिटल में सब आते हैं वैसे तो, इक्विटी का, प्रेफरेंस का, पर हमारे क्वेश्चन में उतना दिया नहीं है, सिंपल शेयर कैपिटल है। रिजर्व में अभी तक का रिजर्व, इस साल की कमाई भी, पीछे में जितना रिजर्व है वो सब भी, और रिजर्व में सब टाइप के रिजर्व आते हैं, चाहे वो जनरल रिजर्व हो, फ्री रिजर्व हो, कैपिटल रिजर्व हो, सब रिजर्व, ठीक, पीएल अप्रोप्रिएशन का बैलेंस हो। उसके बाद नॉन करेंट लायबिलिटी, करेंट लायबिलिटी जिसको लॉन्ग टर्म लायबिलिटी बोल सकते हो, और थर्ड में करेंट लायबिलिटी।
बताओ, नॉन करेंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आते होंगे। आप फॉर्मेट खुद से भी सोच के लिख सकते हो, बहुत आइटम देगा ही नहीं, वही वही आइटम देगा जो जनरली यूज होते हैं, ठीक। दूसरा, लॉन्ग टर्म प्रोविजन यहाँ पे आते होंगे, जैसे एम्प्लॉय बेनिफिट के प्रोविजन हो गए। थर्ड, डेफर टैक्स लायबिलिटी आते हैं यहाँ पे, डेफर टैक्स AS22 में पढ़ेंगे डेफर टैक्स लायबिलिटी के बारे में एडवांस अकाउंट में, ठीक। वैसे ही करेंट लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म बोरोइंग आते होंगे, है कि नहीं। दूसरा, शॉर्ट टर्म प्रोविजन आते होंगे। तीसरा, ट्रेड पेएबल भी आता होगा, करेक्ट। चौथा, अदर करेंट लायबिलिटी, जैसे कि कोई आउटस्टैंडिंग खर्चा है, कहाँ आएगा, अदर करेंट लायबिलिटी। अदर में हमेशा जो ऊपर फिट नहीं हो रहा है ना, वो अदर में फिट होता है। जैसे कि मान लो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, ना तो बोरोइंग में डाल सकते हो, ना प्रोविजन में, ना ट्रेड पेबल में, तो बेहतर कहाँ है, कहाँ डलेगा, अदर करेंट लायबिलिटी में, ठीक। और टोटल कर दोगे तो ये आ जाएगा इक्विटी एंड लायबिलिटी का टोटल, सिंपल। वैसे ही एसेट्स का अगर बताओगे तो एसेट दो हेडिंग में बनाना है आपको। पहला, नॉन करेंट एसेट, अब इसमें भी क्या आएगा, नॉन करेंट एसेट में एक तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट वगैरह आएगा, है कि नहीं, डेफर्ड टैक्स एसेट आएगा। वैसे दूसरा जो हेडिंग है वो है करेंट एसेट। करेंट एसेट में क्या आएगा एक तो ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, करेंट इन्वेस्टमेंट, है कि नहीं, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस, अदर करेंट एसेट। अच्छा, अदर करेंट एसेट में क्या आता है, मैंने आपको क्या बताया कि जो कहीं और नहीं आ सकता, यानी कि करंट एसेट के और हेडिंग में नहीं आ रहा है, तो अदर करंट एसेट में आता होगा। अदर करंट एसेट फॉर एग्जांपल प्रीपेड का कोई खर्चा हो गया। एक्रूड इनकम, यानी कि इनकम रिसीवेबल है, जो ऊपर के हेड में फिट नहीं आ रहे, वो कहाँ लिख सकते हैं आप, अदर करंट में। टोटल कर दोगे और बैलेंस शीट में क्या होना चाहिए, इक्विटी लायबिलिटी एंड एसेट का टोटल मैच करना चाहिए। वैसे ही अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात करें तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में क्या आता है, इनकम में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जैसे कि जो भी हमारा प्रोडक्ट या सर्विस है उसको बेच के आता है, जैसे कि सेल्स। दूसरा, अदर इनकम, अदर इनकम जैसे कि इंटरेस्ट हो गया, डिविडेंड हो गया, ये वाली, ठीक। पहले फॉर्मेट याद करो, टोटल इनकम आ गया, फिर खर्चे लिखते हैं, खर्चे में सबसे पहले परचेज, ठीक, चेंज इन इन्वेंट्री, ठीक। अच्छा, जो फॉर्मेट है उसमें परचेज ना करके क्या लिखा हुआ है कि जैसे आप पुराने फॉर्मेट में क्या करते हैं, ओपनिंग प्लस परचेज, इधर क्लोजिंग रॉ मटेरियल का, है कि नहीं। यहाँ पे क्या है, एक्सपेंस में क्या आएगा, मटेरियल कंज्यूम्ड, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, मटेरियल कंज्यूम्ड। अब इसमें क्या आता है, देखो, ओपनिंग रॉ मटेरियल का प्लस परचेज ड्यूरिंग द ईयर माइनस क्लोजिंग, तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। दूसरा दूसरा जो आता है वो चेंज इन इनकम में, तो दो ही हेडिंग होती है, चेंज इन, और खर्चे में ये सारे, चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ WIP। रॉ मटेरियल का क्यों नहीं, रॉ मटेरियल तो मटेरियल कंज्यूम में ही एडजस्ट हो गया ना, फिनिश गुड्स। या फिर कोई इन्वेंट्री इन ट्रेड है, जो रॉ मटेरियल कोई आके यूज ना करे, उसको कंज्यूम ना करे फिनिश गुड्स में, उसकी भी बेच रहा है उसको, तो मटेरियल इन्वेंट्री इन ट्रेड हो जाएगा, ठीक है। थर्ड नंबर में इंप्लॉय से रिलेटेड इंप्लॉय बेनिफिट कॉस्ट, ठीक है, जैसे वेजेस, सैलरी वगैरह। चौथे नंबर में आप लिख सकते हो फाइनेंस कॉस्ट, जैसे कि अगर क्वेश्चन में कोई इंटरेस्ट एक्सपेंसेस है। पांचवें नंबर में आप लिख सकते हो डेप्रिसिएशन एंड एमोटाइजेशन, जितने भी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट PPE का डेप्रिसिएशन है, प्लस जितने भी इंटेंजिबल के एमोटाइजेशन है, ये, ठीक। छठे नंबर में क्या आएगा, अदर एक्सपेंस। अच्छा, अदर एक्सपेंस में क्या आता है, जो भी ये ऊपर के हेडिंग में नहीं आ रहे, ना मटेरियल का खर्चा है, ना इम्प्लॉय का, ना फाइनेंस का, ना डेप्रिसिएशन का, यानी कि और सारे खर्चे, मैन्युफैक्चरिंग खर्चे, एलोकेटेड एक्सपेंसेज हो गया, ठीक है, ये सारे मिसलेनियस वाले सारे खर्चे यहाँ पे आएंगे। टोटल खर्चे का टोटल करोगे, यहाँ पे इनकम की टोटल करोगे, ठीक है। सेम वही पर्टिकुलर नोट्स अमाउंट, ठीक है, इनकम में दो इनकम आएंगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर, और उसके बाद क्या क्या आएगा, प्रॉफिट बिफोर, एक तो टैक्स, एक्सेप्शनल आइटम एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ठीक है। मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, फॉर्मेट बस आपको याद दिला रहा हूँ, फॉर्मेट आपको एक बारी बनाना है, याद करना है, बुक में भी दिया हुआ है, ठीक।
उसके बाद आप एक्सेप्शनल आइटम जो है, एक्सेप्शनल आइटम उसकी ट्रीटमेंट करोगे। अगर इनकम है तो जोड़ोगे, एक्सपेंस है तो घटाओगे। तो आता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का भी ट्रीटमेंट करोगे, तब आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और प्रोविजन फॉर टैक्स घटा दोगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से प्रोविजन फॉर टैक्स घटा दोगे तो क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। मेरे हिसाब से क्वेश्चन इससे आगे आपसे नहीं करवाएगा। वैसे तो ईपीएस तक करना होता है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में, लेकिन क्वेश्चन इससे आगे आपसे नहीं करवाएगा, इतना ही पूछ रहा है। ठीक है, चलो ये एक्सेप्शनल आइटम। एंड यहाँ पे जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम मैं बोल रहा था उसके बाद आता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ये अलग से क्यों हमने लिखा, ऊपर के खर्चे में क्यों नहीं डाला यार रेवेन्यू में? तो याद करो AS5 में हमने पढ़ा था कि एक्सेप्शनल आइटम जो कि ऑर्डिनरी एक्टिविटीज के ही पार्ट है या फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटीज के पार्ट जो होते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, इनको नेचर एंड अमाउंट शुड बी डिस्क्लोज सेपरेटली। अगर आपने पढ़ा नहीं तो इस एएस का वीडियो देखना, इस एएस का वीडियो आपको मिलेगा। ठीक, AS5 में चीज क्लियरली मेंशन है, तो इसीलिए हमने अलग से इसको दिखाया। फिर प्रोविजन फॉर टैक्स करके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा। ठीक, किस फॉर्मेट में करना है, वर्टिकल फॉर्मेट में। चलो जरा क्वेश्चन पे आ जाओ। इन्वेंट्री दिया है रॉ मटेरियल का ओपनिंग, सॉरी क्लोजिंग, ओपनिंग ऊपर दिया था। ठीक, ये कहाँ पे काम आएगा? तो देखो यहाँ पे मटेरियल परचेज है, यहाँ पे ओपनिंग है, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, पीएल के एक्सपेंस में कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में काम आएगा। जितने आइटम जहां पे डलेंगे मैं बता देता हूँ, फॉर्मेट में डाल लेना। दूसरा, आउटस्टैंडिंग खर्चा दिया हुआ है, ठीक है, एक मैन्युफैक्चरिंग का और दूसरा सैलरी एंड वेजेज का। आउटस्टैंडिंग खर्चा क्या करते हैं? देखो एक्चुअल एक्सपेंस जो है, एक्चुअल एक्सपेंस जो है, ठीक है, कितना एक्सपेंस हुआ है, एक्रूड एक्सपेंसेस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो भी एक्सपेंस है उसमें आउटस्टैंडिंग भी जोड़नी पड़ती है। कोई खर्चा हो चुका पर आपने पेमेंट नहीं करी है तो खर्चा तो है ना इस साल का, तो आउटस्टैंडिंग आपको जोड़ने पड़ेंगे। तो मैन्युफैक्चरिंग में, मैन्युफैक्चरिंग का यहाँ देखो, मैन्युफैक्चरिंग में आप क्या करोगे, 67,500 से जोड़ के पीएल में ये दिखाओगे, और ये जो आउटस्टैंडिंग खर्चा है अदर करेंट लायबिलिटी में जाके दिखेगा। ठीक है, वैसे ही सैलरी एंड वेजेस 4,500, 4,500 जोड़ने के बाद पीएल में इतना खर्चा डलेगा। और ये आउटस्टैंडिंग क्या है, हमारे लिए करंट लायबिलिटी है ना, करंट लायबिलिटी में अदर करंट लायबिलिटी में जाके दिखेगा। इंटरेस्ट एक्रूड ऑन सिक्योरिटी 3 से, चलो कोई इनकम था ना, इंटरेस्ट इनकम, ये इसमें 3 से जोड़ देंगे। एक्रूड इंटरेस्ट है, हमने कमा लिया है पर अभी मिला नहीं है, कोई बात नहीं। 3 से जोड़ने के बाद 4,200 ये पीएल में जाएगा। एंड एक्रूड इंटरेस्ट कहाँ पे, करेंट एसेट के अंदर, किस हेडिंग में, अदर करेंट एसेट में आप दिखा सकते हो। अगला जनरल प्रीपेड, देखो अब प्रीपेड एक्सपेंस है जनरल, तो एक तो प्रीपेड घटता है, क्यों, ये इस साल का खर्चा नहीं है, हमें एडवांस में खर्चा पे कर दिया है, अगले साल खर्च होगा तो अगले साल में खर्चे में दिखाएंगे। तो एक तो प्रीपेड वाले जो है जनरल एक्सपेंस, उसमें से ये घटाओगे, पीएल में जब खर्चा डालोगे तो ये इतना घटाने के बाद जो आएगा वो डालोगे खर्चा। ठीक, और ये जनरल वाले डालोगे कहाँ, पीएल में खर्चा, याद करो अदर एक्सपेंस में मैंने बताया था जो भी और सारे खर्चे होते हैं वहां डलेगा। ठीक, एंड साथ ही में जो प्रीपेड खर्चा है, ये प्रीपेड खर्चा वैसे आपको शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस में वहां पे दिखाया हुआ है आपके सॉल्यूशन में इंस्टीट्यूट ने, बट आप अदर करंट एसेट में भी दिखा सकते हैं। ठीक है, करंट एसेट के अंदर। उसके बाद ये रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया है, ठीक है, तो जितना भी डेप्रिसिएशन आता है, याद करो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में खर्चे में मैंने डेप्रिसिएशन एंड एमोटाइजेशन बताया था, वहां पे पूरा डेप्रिसिएशन एंड एमोटाइजेशन जाएगा। और प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट जो एसेट के में दिखता है, नॉन करेंट एसेट में प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, सारे डेप्रिसिएशन घटाने के बाद जो बचेगा वो पीपीई का वैल्यू होगा, एसेट में दिखेगा। उसके बाद करेंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म लोन 1,000, कह रहा है लॉन्ग टर्म जो लोन है ना, इसमें से 1,000 घटा दो, अब 20,000 ही लॉन्ग टर्म है, 1,000 की करेंट मैच्योरिटी आ गई है, यानी कि पास में पेमेंट करना है। करेंट मैच्योरिटी मतलब विद इन 12 मंथ के अंदर अंदर। तो देखो करेंट मैच्योरिटी अगर आ गई है ना, अब ये लॉन्ग टर्म रहा नहीं, तो लॉन्ग टर्म में से घटाएंगे और प्लस शॉर्ट टर्म वाले लोन में ले जाके जोड़ देंगे। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में पता है अब कितना आएगा, नॉन करेंट
लायबिलिटी के अंदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग होता है, उसमें आएगा 21,000 पहले था, 1,000 घट गया तो 20 बचा, प्लस ये भी लॉन्ग टर्म है ना, 3300, कितना आएगा 23,300। और शॉर्ट टर्म बोरोइंग में कितना आएगा, तो 4,500 था, 1,000 आके जुड़ गया, प्लस 15 से 7,000 शॉर्ट टर्म बोरोइंग में आएगा। ठीक, कहाँ पे डालोगे, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म बोरोइंग, इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर जो हेडिंग है उसमें डालोगे। ट्रेड पेबल एज इट इज डाल दोगे आप करेंट लायबिलिटी में। ये रिजर्व एंड सरप्लस करंट ईयर का प्रॉफिट आ जाएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स करने के बाद, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट करंट ईयर का प्रॉफिट आ जाएगा प्रोविजन फॉर टैक्स घटाने के बाद, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इसमें ले आके जोड़ोगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और ये अमाउंट आपको दिखेगा कहाँ पे, याद करो, शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल के बाद रिजर्व एंड सरप्लस था ना, वहां पे सेल्स रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में दिखेगा। सारे आइटम तो हो गए, बस हो गया, बन गया, खत्म है। प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बाद 40% घटा देना। अगला पूछता है मैनेजरियल रिन्यूमरेशन से इफेक्टिव कैपिटल निकालिए, और इफेक्टिव कैपिटल निकलता कैसे है, तो पेड अप शेयर कैपिटल जोड़ते हैं, पेड अप शेयर कैपिटल इंक्लूडिंग इक्विटी प्लस प्रीफरेंस दोनों, सिक्योरिटी प्रीमियम जोड़ेंगे, फ्री रिजर्व जोड़ेंगे, लेकिन एक्सेप्ट क्या, रिवैल्यूएशन रिजर्व, जैसे कि कोई रिवैल्यूएशन रिजर्व है तो वो नहीं जोड़ेंगे, एंड फ्री रिजर्व रियलाइज, कैपिटल रिजर्व जो कैश में रियलाइज है ना, दैट शुड बी द पार्ट ऑफ फ्री रिजर्व, तो यहाँ पे कैपिटल रिजर्व है तो ये भी लेंगे, पर ये रिवैल्यूएशन घटाने के बाद, ठीक है। और लॉन्ग टर्म बोरोइंग एंड डिपॉजिट ये भी जोड़ेंगे, तो जोड़ने के बाद जो आएगा उसमें से घटाते क्या है, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, प्रीमिलरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, एंड ये इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टमेंट। अगर नॉन इन्वेस्टिंग कंपनी है तो, ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया है, नॉन इन्वेस्टिंग कंपनी, तो इन्वेस्टमेंट भी घटाएंगे, तो चलो बताओ, ये जुड़ेगा, ये भी जुड़ेगा, ये कैपिटल रिजर्व जोड़ते तो हैं लेकिन रिवैल्यूएशन है, एक्सेप्ट रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन हटाने के बाद, तो रिवैल्यूएशन हटा दोगे तो सिर्फ 25,000 बचेगा। सिक्योरिटी प्रीमियम ये भी जोड़ते हैं, ये डिवेंचर 15% ये भी जोड़ते हैं, तो सारे को जोड़ दो, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस घटाओ, और नॉन इन्वेस्टिंग कंपनी है तो इन्वेस्टमेंट क्या है इसके लिए, ये भी घटानी पड़ेंगी, इन्वेस्टमेंट नेचर का है। अगर इन्वेस्टिंग कंपनी होती तो ऑपरेशनल नेचर का होता, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट होता, तब नहीं घटाते। चलो अगला है कैश फ्लो स्टेटमेंट, बैलेंस शीट दिया हुआ है 22 का और 21 का, याद रखना कई बार बच्चों से होता क्या है ना, सीधा उनको दिखता नहीं, अभी क्या है ना हमारा, इससे ये घटाना है, यानी करेंट ईयर ये है, चेंज देखने के लिए करेंट ईयर ये है और प्रीवियस ईयर ये है, और कई बार क्वेश्चन में फॉर्मेट क्या होता है कि करेंट ईयर यहाँ दिया होता है और प्रीवियस ईयर यहाँ दिया होता है, तो अगर आपने उल्टा घटाना शुरू कर दिया चेंज निकालने के लिए, चेंज निकालने के लिए करंट ईयर से प्रीवियस ईयर घटाते हैं, अगर आपने उल्टा घटा दिया प्रीवियस से करंट ईयर में तो सारा क्वेश्चन मिस्टेक हो जाएगा, तो ध्यान जरूर देना। 2022 कहाँ पे है, ये रहा, 2021 ये रहा, ठीक है। चलो यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल है, रिजर्व है, कोई बात नहीं, ठीक है। इक्विटी शेयर कैपिटल फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आता है, अगर इक्विटी शेयर बढ़ा है तो इसी ऑफ शेयर कैपिटल इनफ्लो, ठीक है। रिजर्व एंड सरप्लस कहाँ पे काम आता है देखो, ऑपरेटिंग एक्टिविटी प्रॉफिट बिफोर टैक्स से शुरू करना होता है, ठीक, लेकिन प्रॉफिट बिफोर टैक्स से शुरू करते हैं, लास्ट में टैक्स पे घटा देते हैं, लेकिन कई बार क्वेश्चन में प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया नहीं होता, तो रिजर्व एंड सरप्लस से निकाल सकते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस में कुछ एडजस्टमेंट करेंगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा, जो आफ्टर टैक्स के एडजस्टमेंट है, जैसे ट्रांसफर टू रिजर्व, पर्पस डिविडेंड, ये वगैरह, एंड उसमें टैक्स का प्रोविजन जोड़ देंगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने का काम आता है ये रिजर्व एंड सरप्लस। करेंट लायबिलिटी, करेंट लायबिलिटी कहां पे काम आता है, वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट में काम आता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी के। जरा एक बार फॉर्मेट देखो कैश फ्लो का, पहले तो एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो निकालते हैं, कैसे निकलता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेंगे, क्या एडजस्टमेंट करेंगे, एक नंबर नॉन कैश आइटम का, जैसे कि डिप्रिसिएशन, एमोटाइजेशन वगैरह, दूसरा नॉन ऑपरेटिंग मतलब
ऑपरेटिंग नेचर का ही नहीं है, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आएगा क्या, एक्टिविटी से नहीं। जैसे कि प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, या लॉस हो गया लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, ये क्या है, प्रॉफिट लॉस सेल ऑफ फिक्स एसेट, इन्वेस्टिंग नेचर का है। वहां पे देखेंगे तो यहाँ से घटानी पड़ेगी ना, प्रॉफिट है तो घटाएंगे, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी इसमें जुड़ा हुआ है ना, और लॉस है तो जोड़ेंगे, क्यों, घटा हुआ है। चलो थर्ड क्या करते हैं, वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट। ठीक, वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट में करेंट एसेट करेंट लायबिलिटी की एडजस्टमेंट करते हैं, लेकिन करेंट लायबिलिटी में प्रोविजन फॉर टैक्स का नहीं करते, क्यों, ऑलरेडी यहाँ पे एडजस्ट होके आया है। प्रपोज डिविडेंड नहीं लेते करेंट लायबिलिटी में, क्यों, ऑलरेडी एडजस्ट करने के बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया है। करेंट एसेट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नहीं लेते, बताओ क्यों, क्योंकि सर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नीचे आता है ना फॉर्मेट में टैली करने के लिए, कि जो नेट चेंज इन कैश है ओपनिंग जोड़ने के बाद क्लोजिंग आ रहा है कि नहीं। ठीक, तो ये सारी चीज नहीं लेते, ये कर लोगे तो आएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर टैक्स, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी कोई नहीं है मैं मान के चलता हूं, और लेस करोगे टैक्स पेड तो आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आफ्टर टैक्स, यहाँ पे लिख लो लेस करके कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आफ्टर टैक्स। ठीक है, फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, जो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है या लॉन्ग टर्म एसेट है, जैसे कि प्लांट बिल्डिंग मशीनरी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, इनका परचेज सेल आएगा। सेल से पैसे आते हैं इनफ्लो, परचेज से आउटफ्लो, पैसे जाते हैं आउटफ्लो, सिंपल सा, परचेज प्राइस आउटफ्लो है और सेल प्राइस इनफ्लो है। ठीक, सेल प्राइस में ऑलरेडी प्रॉफिट लॉस एडजस्ट हुआ होता है, तो आपको ज्यादा ध्यान नहीं लगाना कि सर प्रॉफिट है, सेल प्राइस टोटल हमें क्या है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं, इनफ्लो और आउटफ्लो लिखना है बस। ठीक है, उसके बाद फाइनेंसिंग एक्टिविटी आता है, और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या आता है, अच्छा एक और चीज याद रखना, डिविडेंड रिसीव इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है, इंटरेस्ट रिसीव इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है, इनफ्लो है। ठीक है, इंटरेस्ट डिविडेंड रेंट रिसीव सारे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इनफ्लो है। फाइनेंसिंग में देखो, अब फाइनेंसिंग में क्या होता है, जो भी फाइनेंसिंग नेचर का होता है, चाहे प्रीफरेंस हो, इक्विटी हो या लॉन्ग टर्म डेट वगैरह हो, उनका अगर उनसे पैसे लेके आ रहे हैं तो इनफ्लो, उनको रिडीम्ड कर रहे हैं, जैसे लोन पे हो गया, डिबेंचर को रिडीम्ड कर दिया, ठीक है, प्रीफरेंस को रिडीम्ड कर दिया, तो ये क्या है, ये है आउटफ्लो। डिविडेंड पेड क्या है, फाइनेंसिंग नेचर का है, आउटफ्लो है। ठीक है, चलो ये सारे एडजस्ट करने के बाद, वैसे ही इंटरेस्ट पेड क्या है, आउटफ्लो है, फाइनेंसिंग नेचर का है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग पे जो इंटरेस्ट होते हैं, सारे करने के बाद आता है नेट चेंज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। उसमें अगर ओपनिंग जोड़ दोगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट तो लास्ट में मैच करनी चाहिए क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट से, यही पढ़ा था हमने। चलो फॉर्मेट तो मैंने बता दिया, अब क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, थोड़ा मैं यहाँ पे स्पेस क्रिएट कर लेता हूँ, चलो रहने दो इतना। हाँ, ये क्या है, ट्रेड पेबल कहाँ पे आएगा, तो ट्रेड पेबल आएगा आपके वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट में। वर्किंग कैपिटल का शॉर्ट टर्म प्रोविजन, अब प्रोविजन में प्रोविजन फॉर टैक्स भी हो सकता है, देखिए क्या शॉर्ट टर्म प्रोविजन में क्या है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर टैक्स, ये कहाँ पे आता है, एक तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स ऊपर निकालने के लिए आता है, क्वेश्चन में नहीं दिया तो, और नीचे टैक्स पेड घटाना होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, याद करो। ठीक है, अगला नॉन करेंट जो एसेट है, चाहे इन्वेस्टमेंट हो या पीपीई हो, इनका परचेज और सेल कहाँ पे आता है, तो इनका परचेज और सेल कहाँ पे आएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट। करेंट एसेट है, करेंट एसेट में इन्वेंट्री वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट, ट्रेड रिसीवेबल वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट फॉर्मेट में नीचे आता है। ठीक है, ओपनिंग जोड़ के क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट टैली करने के लिए। चलो ये कह रहा है रिजर्व में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ये कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का ये ओपनिंग वैल्यू है, ये क्लोजिंग वैल्यू है। ठीक है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन में दिया है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ऑलरेडी अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स दे दिया तो क्या रिजर्व से एडजस्टमेंट करके प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने की जरूरत है, नहीं, आपको सीधा प्रॉफिट बिफोर टैक्स उठाना है और एंट्री शुरू कर देनी है। ठीक है ये क्या है, इनकम टैक्स, ये है प्रोविजन फॉर टैक्स, क्योंकि प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से प्रोविजन घटाने पे क्या आता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। हमें इससे अपनी
कैश फ्लो स्टेटमेंट शुरू करनी है। ठीक है, चलो जरा देखना, एक एक चीज में एडजस्ट करके बता दूं। डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 1000, बताओ जरा, बिल्डिंग 20,000 का था पिछले साल, 19,000 का हो गया, 1,000 का डिप्रिसिएशन है, बिल्कुल सही है, यानी कि बिल्डिंग ना खरीदा गया है ना बेचा गया है। तो ये डिप्रिसिएशन का क्या करेंगे, एक तो डिप्रिसिएशन ऊपर ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाके जुड़ेगा, नॉन कैश एक्सपेंस है, ठीक। और दूसरा, बिल्डिंग का ना तो परचेज हुआ है ना सेल हुआ है, तो कुछ नहीं होगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। दूसरा, डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड फिक्चर 2000, अब देखो फर्नीचर एंड फिक्चर कितने का था, 22,000 का, 2,000 डेप्शन है, तो होना कितने का चाहिए था, 20,000 का। पर क्या 20,000 का है, नहीं, 34,000 का है। तो ये क्या है, 14,000, 14,000 का परचेज हुआ होगा। नीचे कुछ दिया है फर्नीचर के बारे में, अब नहीं दिया है ना, नहीं, इन्वेस्टमेंट के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, और ये कार के बारे में दिया है। चलो, 14,000 का क्या है, परचेज, परचेज क्या है, आउटफ्लो, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा, ठीक है। और डिप्रिसिएशन जो है 2,000 का, ये कहाँ पे आएगा, ऊपर ऑपरेटिंग में ले जाके जोड़ेंगे। चलो अगला देखो, डिप्रिसिएशन ऑन कार 5,000, वन ऑफ द कार वाज डिस्पोज फॉर रुपीज दिस मच, हुज रिटन डाउन वैल्यू वाज दिस मच। चलो यहाँ पे देखो, कार कितने का था, 16,000 का, अगर 5,000 डिप्रिसिएशन घटा दे, आप अकाउंट बना के कर लेना, मैं एक एक क्वेश्चन को ब्रेक करके बस बता देता हूँ कितना अमाउंट आएगा और कहाँ पे जाएगा। तो 11,000 होनी चाहिए, पर है कितना, 25,000। अच्छा, एक बिक भी गया है, उसको भी घटाओ, जो बिक गया उसका वैल्यू था 2,000 का, तो 9,000 होनी चाहिए कार की वैल्यू, पर है कितना, 25,000। बताना, 16,000 का एक तो परचेज हुआ है, ठीक है, परचेज, तो ये परचेज कहाँ जाएगा, आउटफ्लो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। सेल कितने का हुआ है, 3,400 का, ये कहाँ जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, इनफ्लो। प्रॉफिट एंड लॉस, कितना प्रॉफिट में बिका है, 2,000 का चीज अगर 34 में बिके तो 1,400 प्रॉफिट में बिका है। ये क्या है, नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी में घटाएंगे, ठीक है। नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नॉन ऑपरेटिंग आइटम आते हैं ना, वहां प्रॉफिट ले जाके घटाएंगे। 3 जगह 3 अमाउंट आपको पोस्ट करना है बस। इन्वेस्टमेंट सोल्ड फॉर 10,000, दीज इन्वेस्टमेंट कॉस्ट 2,000, जरा बताना, इन्वेस्टमेंट कहीं है, 28 का था, 32 का हो गया है, बताओ। 28 का इन्वेस्टमेंट था, कह रहा है 2,000 वैल्यू का इन्वेस्टमेंट बिक गया, तो 26 का होना चाहिए ना, पर है कितने का, 32 का। अभी बुक में 2,000 का ही बिका है ना। हम्म, कहाँ चला गया, हम्म, है कितना, 32, यानी कि 6,000 का इन्वेस्टमेंट खरीदा होगा, करेक्ट, परचेज किया होगा, तो एक तो ये इनफ्लो आउटफ्लो में दिखाएंगे। दूसरा, सेल, जो पुराना इन्वेस्टमेंट को हमने बेचा है ना, सेल 10,000 का हुआ है, तो ये क्या है, इनफ्लो में दिखाएंगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। थर्ड, प्रॉफिट, पता है 2,000 का इन्वेस्टमेंट 10,000 में बेचे हैं, 8,000 प्रॉफिट हुआ है, ये 8,000 कहाँ दिखाएंगे, नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, नॉन ऑपरेटिंग आइटम करके ऊपर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालते टाइम एडजस्ट करते हैं ना नॉन ऑपरेटिंग आइटम, वहां पे ले जाके घटाएंगे, ठीक है। पूरी एडजस्टमेंट हो गई। अच्छा, लास्ट में टैक्स पेड कितना आएगा, ठीक है, टैक्स पेड भी तो घटाते हैं। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर टैक्स आने के बाद आपको टैक्स पेड घटानी पड़ेगी। टैक्स पेड कितना आएगा, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बना दो, तो आप प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बनाओ। ओपनिंग प्रोविजन अगर आप लिखोगे प्रोविजन फॉर टैक्स कितना है, ओपनिंग 7,000 है, क्लोजिंग, सॉरी 4,000 है, क्लोजिंग 7,000 है। कहाँ पे गया मैनेजर, हाँ, ओपनिंग 4,000 है, क्लोजिंग प्रोविजन का वैल्यू 7,000 है, ठीक है। इस साल का प्रोविजन, प्रोविजन फॉर 7,000 है, तो टैक्स पेड कितना हुआ होगा, 7,000 ही हुआ, 4,000 हुआ होगा, 4,000। अच्छा, ये इस लॉजिक पे भी बैठ रहा है, 4,000 हुआ होगा, 4,000 घटाना है। पिछले साल जो प्रपोज होता है ना
पिछले साल जो प्रोविजन होता है ना, प्रोविजन फॉर टैक्स, वो इस साल पे होता है, पिछले साल बनाए। हमेशा जब हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाते हैं तो प्रोविजन फॉर टैक्स लेते हैं, पर वो पेमेंट तो अगली साल होती है ना, साल खत्म होने के बाद। टैक्स पेड में तो थोड़ा टाइम लगता है पे करने में, जो ड्यू डेट होता है उस समय हम पे करते हैं, ठीक। तो ये करंट ईयर का प्रोविजन है और ये टैक्स पेड है। करंट ईयर का प्रोविजन का कोई काम नहीं, क्योंकि प्रोविजन फॉर टैक्स से ही हमने बनाया था, पर हाँ ये टैक्स पेड को नीचे घटाना पड़ेगा। आओ जरा, पीएल एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस प्रायर इनकॉर्पोरेशन, सॉरी, प्रॉफिट एंड लॉस प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का क्वेश्चन आया है। द प्रोमोटर ऑफ शिप लिमिटेड टुक ओवर ऑन द बिहाफ ऑफ कंपनी रनिंग बिजनेस विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल। 1 अप्रैल को बिजनेस टेक ओवर किया। द कंपनी इनकॉर्पोरेटेड 1 अगस्त, ठीक है। एनुअल अकाउंट वेर मेड अप टू 31 मार्च, और 31 मार्च तक का फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ठीक है। विच रिवील दैट सेल टुक फॉर होल ईयर, अच्छा कह रहा है पूरे साल का सेल ना 24 लाख है, जिसमें से ये 31 जुलाई तक का जो सेल है ये 6 लाख है, तो बचा हुआ इस पीरियड का सेल कितना हुआ 18 लाख। सिंपल सा बात है। पूरे साल का सेल 24 है, 31 जुलाई तक अगर 6 लाख है तो बचे हुए पीरियड का सेल 24 लाख। ग्रोस प्रॉफिट रेशियो दिया हुआ है, कोई बात नहीं 20%, ठीक है। अब जरा बताओ इस क्वेश्चन में टाइम रेशियो कैसे निकलेगा। अप्रैल से लेके जुलाई तक, अप्रैल मई जून जुलाई 4 मंथ, और उधर 8 मंथ, 1:2 आया। सेल्स रेशियो कैसे निकलेगा, 6 लाख फर्स्ट पीरियड में सेल हुआ है, अगले पीरियड में 18 लाख, 1:3 आएगा, ठीक है। खर्चे को इसी रेशियो में, जो टाइम रेशियो में बंटना होगा टाइम रेशियो में, जो सेल्स रेशियो में बंटना होगा सेल्स रेशियो में, कुछ खर्चे पोस्ट होते हैं। ग्रोस प्रॉफिट से शुरू करते हैं। ग्रोस प्रॉफिट कैसे निकलेगा, अरे जब दोनों पीरियड का सेल दिया है और 20% बोल रहा है ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन है, तो इंटू 20% कर दोगे तो दोनों पीरियड का ग्रोस प्रॉफिट नहीं आ जाएगा। पहले पीरियड का कितना है 6 लाख सेल है, 20% ग्रोस प्रॉफिट है 1,20,000, दूसरे का 3,60,000। और ग्रोस प्रॉफिट निकालने के बाद खर्चे कैसे बांटोगे जरा बताओ। सैलरी टाइम रेशियो में, रेंट टाइम रेशियो में, सन्डे ऑफिस एक्सपेंस टाइम रेशियो, ट्रेवल्स कमीशन सेल्स रेशियो, डिस्काउंट अलाउड सेल्स रिलेटेड है सेल्स रेशियो, बैड डेप्ट सेल्स रेशियो, डायरेक्टर फी कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के बाद ही तो डायरेक्टर फी जाती है, ठीक है। पोस्ट टैक्स ऑडिट फी, कंपनी ऑडिट फी पोस्ट होता है बट टैक्स ऑडिट फी सेल्स रेशियो, डिप्रिसिएशन टाइम रेशियो, एंड डिवेंचर इंटरेस्ट पोस्ट। चलो कोई बात नहीं, सिंपल सा है, सारे खर्चे बांट दोगे, एक भी खर्चा में एडजस्टमेंट नहीं है। अकाउंटिंग फॉर बोनस, चलो बोनस की अकाउंटिंग में हमने क्या पढ़ा था कि बोनस कौन कौन सोर्स से दे सकते हैं, सीआरआर, सिक्योरिटी प्रीमियम, फ्री रिजर्व, ठीक। एंड इनको डेबिट करोगे टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर, एंड बाद में बोनस को आप कन्वर्ट कर दोगे इक्विटी शेयर, देखो बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। चलो एक ड्यू की एंट्री पास करोगे, एक इक्विटी शेयर इश्यू का एंट्री पास करोगे। लिखा है राइज लिमिटेड विद सब्सक्राइब कैपिटल दिस मच, 7,50,000 का सब्सक्राइब कैपिटल है, जो कि 75,000 इक्विटी से और 10 रुपीज वाले है, ठीक है। कॉल्ड अप हुआ है 7.5। अब देखो किसी कंपनी का कितना शेयर है 75,000, 10 रुपये वाला है, तो टोटल 7,50,000 का है। और हो सकता है ना पूरा पैसा एक बार ना मंगाया हो, तो कंपनी ने कॉल कितना किया है 75,000 अभी तक 7.5 के हिसाब से, ठीक है। अब बोनस ऑफ दिस मच वाज डिक्लेयर्ड आउट ऑफ रिजर्व टू बी अप्लाइड इन मेकिंग एग्जिस्टिंग शेयर फुल्ली पेड। कह रहा है देखो ये जो है जितना कॉल्ड अप है उतना ही पेड अप है, हमने 7.5 मांगा था, 7.5 उन्होंने दिया। कह रहा है अब कुछ बोनस हम दे रहे हैं इतने वैल्यू का, और क्या करेंगे इस बोनस को नए शेयर नहीं दे रहे हैं, ठीक। जो अनपेड है देखो 10 का, और अभी 7.5 मंगाए, कितना अनपेड है 2.5 पर शेयर, उसी शेयर को फुली पेड बना देंगे। तो अगर 75,000 शेयर को 2.5 से इंटू करोगे तो इतना ही आएगा ना। फुली पेड बनाने के लिए शेयर होल्डर को कितना पैसा देना था 1,87,500, ठीक।
फुल्ली पेड बनाने के लिए कंपनी चाहे तो 1,87,500 शेयर होल्डर से ले सकती है, पर कंपनी ने क्या किया कि रिजर्व को कैपिटलाइज करके फुल्ली पेड बना दी। कोई बात नहीं। तो देखो एक तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट करोगे, 2 बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर कितना 187,500 से 187,500 से, करेक्ट। दूसरे में शेयर फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कितना फाइनल कॉल फुल्ली पेड बनाने के लिए पैसा चाहिए, इतना 187,500। थर्ड में जो ये बोनस है ना, बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर टू फाइनल कॉल, जो फाइनल कॉल का मंगाना था ना हमें फुल्ली पेड करने के लिए, उससे हमने क्या कर दिया, पार्टली पेड शेयर को फुल्ली पेड में कन्वर्ट कर दिया। ठीक, मोटा मोटी देखोगे तो क्या होगा, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट करके हमने इक्विटी शेयर कैपिटल को फुल्ली पेड बना दिया। ठीक है, चलो अगला देखो। कंपनी हैज हैविंग फुल्ली पेड अप कैपिटल इतना 75 लाख का, जिसमें क्या है, कंसिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर ऑब्टेन हैड जनरल रिजर्व ऑफ 13,50,000। कंपनी के पास जनरल रिजर्व है 13,50,000 का, और इसने सोचा कंपनी ने कि उसमें से 7,50,000 का हम क्या करेंगे, इश्यू करेंगे बोनस शेयर बाय इश्यूइंग 75,000 फुल्ली पेड बोनस शेयर ऑब्टेन ईच। अब देखो 75,000 बोनस शेयर दोगे 10 रुपये वाला, 7,50,000 का आएगा। कंपनी के पास तो भरपूर रिजर्व है, 13,50,000 का है। ठीक है, एन बोनस दे कितना रहे, इच शेयर होल्डर विल गेट 1 फॉर एवरी 10। ऑब्वियस सी बात है, टोटल कंपनी का शेयर पता है कितना है, ये है 10 रुपये वाला, यानी कि 7,50,000। तो हर एक शेयर होल्डर को 10 के बदले एक बोनस शेयर देंगे, तो 75,000 शेयर देंगे 10 रुपये वाले। ठीक है, जनरल रिजर्व से देना है तो जनरल रिजर्व डेबिट टू बोनस इक्विटी, बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर, और दूसरे एंट्री में बताओ बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर कैपिटल करके अब बोनस शेयर दे दोगे। राइट शेयर बताओ, राइट शेयर में पूछता क्या है, तो एक तो एक्स राइट प्राइस निकालने को बोलेगा, और दूसरा वैल्यू ऑफ राइट निकालने को बोलेगा, यही पूछ सकता है। चलो एक्स राइट प्राइस एंड वैल्यू ऑफ राइट। मिता लिमिटेड डिसाइडेड टू इंक्रीज इट्स शेयर कैपिटल बाय मेकिंग राइट इश्यू टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, और राइट इश्यू क्या कर रहे हैं, 1 फॉर एवरी 2। ठीक है, मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी ये है, कम राइट है 360, अभी जो प्राइस है, एक्साइज प्राइस है 180, और जो राइट है वो 1:2 है, 2 के बदले 1 मिलेगी आपको। ठीक है, एक्स राइट प्राइस बताइए, एक्स राइट प्राइस कैसे निकलेगा, 360 वाले 2 शेयर होने की वजह से 180 वाले 1 शेयर मिल रहे हैं, टोटल 3 शेयर हो जाएंगे, तो कितना आएगा बताओ, 360 इंटू 2 प्लस 180 डिवाइड बाई 3, 300। पहले क्वेश्चन का आंसर। दूसरा कहता है वैल्यू ऑफ राइट बताइए, तो वैल्यू ऑफ राइट निकालने का एक तो तरीका 360 में से 300 घटा दो, दूसरा बताओ, दूसरा बताओ, दूसरा भी तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि देखो वैल्यू ऑफ राइट निकालने का, अभी हमारे कंपनी का शेयर का वैल्यू कितना हो गया, 300 है ना, एंड मुझे कितने मिला वो शेयर, एक राइट वाला 180 में, 300 में से 180 घटाओगे तो पता है कितने सस्ते में मिला एक शेयर, 120। वो जो बोनस शेयर राइट शेयर है ना, वो 120 रुपया सस्ते में मिला है, पर मेरे पास 2 शेयर थे ना, तो एक 120 का सस्ता में मिला, तो डिवाइड बाई 2 करूंगा ना तो 60 रुपीज। ये थोड़ा समझने में आपको मुश्किल रहेगा, सिंपल वैल्यू ऑफ राइट ऐसे निकाल लेना। इसको बोलते हैं वैल्यू ऑफ राइट फॉर हैविंग वन शेयर। चलो प्रीफरेंस का रिडीम्शन बताओ। बड़ा ही सिंपल है, प्रेफरेंस का रिडीम्शन करते टाइम क्या करना पड़ता है। नंबर एक तो हो सकता है प्रीमियम में रिडीम कर रहे हो तो ड्यू की एंट्री पास करेंगे। दूसरा, प्रीफरेंस शेयर होल्डर को प्रीमियम में रिडीम कर रहा है तो प्रीमियम को राइट ऑफ करेंगे।
थर्ड बताओ, प्रीफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट कर देंगे। चौथा बताओ, हो सकता है पेमेंट के लिए बोले कि आप इन्वेस्टमेंट बेच के पैसे ले आ रहे हो, इक्विटी शेयर इश्यू करके पैसे ले आ रहे हो, तो इन्वेस्टमेंट बेचने का, इक्विटी शेयर इश्यू करने का, इसका एंट्री करवाएगा। और लास्ट बताओ, सीआरआर बनानी पड़ सकती है आपको। लॉ कहता है कि जितना फेस वैल्यू का प्रेफरेंस शेयर रिडीम्ड हुआ, उतना ही फेस वैल्यू का आपके पास न्यू इश्यू से पैसा आनी चाहिए, ताकि इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर से। अगर नहीं तो उतना फेस वैल्यू का क्या करेंगे आप, सीआरआर क्रिएट करेंगे। ठीक है आ जाओ, यहाँ पे हमारे केस में कितना है, 5,100 रुपए वाले, यानी कि 5 लाख का है, करेक्ट। एंड दीज आर रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम, यानी कि 50,000 प्रीमियम में रिडीम्ड होगा। 5,50,000 हमें पे करना है। ठीक है, कंपनी उसके लिए क्या करी है कि कुछ इश्यू करी है। एक तो शेयर से पैसे लेके आ रही है, 4 लाख शेयर, 40,000 इंटू 10, 4 लाख शेयर इश्यू करके। दूसरा, डिवेंचर भी इश्यू कर रही है, 2,100 वाले। बताओ, 2,100 वाले डिवेंचर अगर इश्यू करती है तो 2 लाख डिवेंचर इश्यू करके पैसे लेके आ रही है। इश्यू वाज फुली सब्सक्राइब, जितना हमने शेयर और डिवेंचर इश्यू किया पूरा पैसा आया। अमाउंट वाज रिसीव्ड इन फुल, ठीक है। पेमेंट वाज ड्यूली मेड, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 5,50,000 देने थे, हमने तो बेच के पैसे लेके आ गए। ठीक है, हो सकता है कंपनी के पास अपनी भी फंड हो। कंपनी हैज सफिशिएंट प्रॉफिट, कोई बात नहीं, कह रहा है कंपनी के पास सफिशिएंट प्रॉफिट है। एक तो प्रीमियम को राइट ऑफ करना पड़ेगा, ठीक, याद रखना, तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से राइट ऑफ कर देंगे। दूसरा, सो जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ कंपनी। बताओ, पहला ड्यू का जर्नल क्या पास करोगे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 50,000 से डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडीम्शन 50,000 से डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। दूसरा, प्रीमियम ऑन रिडीम्शन को राइट ऑफ करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडीम्शन 50,000। ठीक है। थर्ड, पहले पैसे लेके आओ, इक्विटी शेयर कैपिटल इश्यू करोगे, बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल, डिवेंचर इश्यू करोगे, बैंक टू 12% डिवेंचर, और पैसे आ जाएंगे। ठीक, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे कर दो। ठीक, 5,50,000 पे करना है ना, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर के अकाउंट में 5,50,000 बचा है, उसका बैलेंस प्रेफरेंस शेयर होल्डर डेबिट टू बैंक 5,50,000 पे हो गया। अगला देखो, सीआरआर बनाने का। देखो कितने फेस वैल्यू का प्रेफरेंस शेयर रिडीम्ड हुआ है, 5 लाख। नए इश्यू से, नया इश्यू इक्विटी और प्रेफरेंस से होना चाहिए, ये नहीं डिबेंचर नहीं चलेगा। नए इश्यू से 4 लाख का फेस वैल्यू का आ गया है, 4 लाख का हमने इक्विटी इश्यू कर दिया, तो फ्रेश इश्यू से इक्विटी आया है 4 लाख, तो बैलेंस 1 लाख का क्या बनाएंगे, सीआरआर। सीआरआर, तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट डेबिट 1 लाख टू सीआरआर, बस। डिबेंचर देखो, ये क्वेश्चन बुक का है और 2 बार क्वेश्चन पूछ भी चुका है पास्ट में, बहुत निहायती आसान क्वेश्चन है ठीक है, चलो। कंपनी के पास 1,000 डिबेंचर है, 12% कन्वर्टिबल, 100 रुपीज फेस वैल्यू है, ठीक है, 5 साल के बाद कन्वर्ट होगा। अकॉर्डिंग टू टर्म ऑफ द इश्यू द डीज डिबेंचर वे रिडीमेबल एट 5% प्रीमियम। कह रहा है 5% प्रीमियम में रिडीम्ड होंगे, ठीक है, कोई बात नहीं, 1 लाख का डिबेंचर 1,05,000 में रिडीम्ड होंगे। डिबेंचर होल्डर हैज ऑप्शन एट द टाइम ऑफ रिडीम्शन टू कन्वर्ट 20% ऑफ होल्डिंग इन इक्विटी। ठीक, डिबेंचर होल्डर के पास ऑप्शन है कि अगर आप चाहे तो 20% इक्विटी में कन्वर्ट करवा लीजिए, बचा हुआ आप पैसा ले लीजिए। और इक्विटी का प्राइस कितना होगा, इश्यू प्राइस कितना होगा इक्विटी का, 20, यानी कि 10 रुपया फेस वैल्यू है, 10 रुपया सिक्योरिटी प्रीमियम में जाएगा। डिबेंचर अमाउंटिंग टू रुपीज 20,000, पता है 1 लाख फेस वैल्यू का डिबेंचर है ना अपने पास, 20,000 वाले जो डिबेंचर है, यानी कि 20% डिबेंचर होल्डर, इन्होंने ऑप्ट किया टू कन्वर्ट देयर डिबेंचर इनटू शेयर। ठीक है, हमें पूछ रहा है नंबर ऑफ शेयर बताइए कितना इश्यू करना पड़ेगा और कैश कितना देना पड़ेगा, वो 20,000 वाले लोग जो है बताना। 20,000 फेस वैल्यू का डिबेंचर, फेस वैल्यू का डिबेंचर वाले ये ऑप्शन एक्साइज कर रहे हैं, तो पता है 20% ही आप अपना होल्डिंग कन्वर्ट कर सकते हैं ना, कन्वर्ट कर सकते हैं ना, तो 20,000 का 20% 4,000 और बैलेंस कितना आएगा 16,000, करेक्ट। अब देखो रिडीमेबल वैल्यू देखो, 4,000 तो आपका है, लेकिन 5% प्रीमियम में भी तो रिडीमेबल वैल्यू है, तो ये आ जाएगा 4,200। और ये 16,000 फेस वैल्यू है, इसका रिडीमेबल वैल्यू कितना आएगा, तो 16,000 तो है, और 5% प्रीमियम में 16,008 से, तो ये तो आपको कैश मिल जाएगा 16,008 से। इसके बदले शेयर मिलेगा, शेयर का इसी प्राइस कितना है 20 रुपया, डिवाइड कर दो 20 से, तो नंबर ऑफ शेयर आ जाएगा 4,200 डिवाइड बाई 20, 2 से 10। तो जो 20,000 फेस वैल्यू वाले डिबेंचर है ना,
उनको एक तो कैश में मिलेगा 16,008 से और 2 से 10 शेयर मिलेगी कंपनी की। कितने नंबर में आया था ये क्वेश्चन? बहुत आसान क्वेश्चन है। अच्छा ये तो आरटीपी हम कर रहे हैं, सॉरी। चलो जरा ये देखो, इन्वेस्टमेंट अकाउंट AS13 में एक रिक्लासिफिकेशन का क्वेश्चन था। इन्वेस्टमेंट अकाउंट में दो चीज पूछ सकता है, एक तो शेयर से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है, तो वहां पे आपको पर्पोज डिविडेंड वाला प्री पोस्ट ध्यान देना है, ठीक है, प्री इक्विजिशन एंड पोस्ट इक्विजिशन। और दूसरा डिवेंचर से रिलेटेड क्वेश्चन। डिवेंचर से रिलेटेड क्वेश्चन में इंटरेस्ट आपको ध्यान देना पड़ेगा, इंटरेस्ट में गड़बड़, क्वेश्चन गड़बड़। ये क्या है? डिवेंचर से रिलेटेड क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, ठीक है, मैं इसको अब इरेज करता हूं। डिवेंचर से रिलेटेड क्वेश्चन है, एक बात हमेशा याद रखना जब भी क्वेश्चन आए, ठीक है, हो सकता है आपका इंटरेस्ट का डेट अलग हो और बुक क्लोज करने का डेट अलग हो। अगर बुक क्लोज करने का डेट अलग है और इंटरेस्ट का डेट अलग है, तो ओपनिंग और क्लोजिंग जो हमारी होल्डिंग है ना इन्वेस्टमेंट का, उसमें से भी इंटरेस्ट आपको अलग करना पड़ेगा, ठीक समझ में आ रहा है? हमारे लिए क्या है? फेस वैल्यू लिखते हैं, इंटरेस्ट लिखते हैं, कॉस्ट लिखते हैं, करेक्ट। इधर भी क्रेडिट साइड में फेस वैल्यू, इंटरेस्ट, कॉस्ट, डेट एंड पर्टिकुलर में नहीं बता रहा हूँ, सिंपली आपको समझा रहा हूँ चीजें, ठीक। फॉर्मेट में फेस वैल्यू होता है, इंटरेस्ट होता है, कॉस्ट होता है, पर्टिकुलर भी होता है और यहाँ पे डेट भी होता है, ठीक। सिमिलरली इधर क्रेडिट साइड में भी। चलो जब जब बाई होगा, एक तो कम इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट अलग करोगे, कॉस्ट में क्या लिखोगे? इंटरेस्ट में इंटरेस्ट लिखोगे, कॉस्ट में क्या लिखोगे? एक्स इंटरेस्ट प्राइस। कॉस्ट में क्या आता है? एक्स इंटरेस्ट प्राइस प्लस जो भी ब्रोकरेज कमीशन, स्टैम्प ड्यूटी वगैरह है, एसटीटी वगैरह है, सब जोड़ने के बाद, ठीक है जब भी सेल करोगे तो सेल प्राइस पहले एक्स इंटरेस्ट करोगे, इंटरेस्ट अलग करोगे, इंटरेस्ट का कॉलम में लिखोगे, और एक्स इंटरेस्ट में से ये सब घटाने के बाद जो नेट सेल प्राइस आएगा उससे कॉस्ट को कंपेयर करके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाओगे, प्रॉफिट एंड लॉस निकालोगे, ठीक। जब भी ड्यू डेट होगा इंटरेस्ट का, जितना भी आपके पास डिबेंचर होगा उस डेट में उतने डिबेंचर पे 6 महीना में अगर इंटरेस्ट मिल रही है तो 6 मंथ का आप इंटरेस्ट निकालोगे, ठीक। ये क्वेश्चन बोलेगा नहीं, आप खुद दोगे। लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक आएगी इन्वेस्टमेंट की, कुछ क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है अब सिंस ये करेंट इन्वेस्टमेंट है, करेंट इन्वेस्टमेंट है, तो बताओ AS13 करेंट इन्वेस्टमेंट की वैल्यूएशन के बारे में क्या बोलता है कि कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर, इस पे आपको वैल्यू करना है। मार्केट वैल्यू के लिए हमेशा इंफॉर्मेशन देगा एंड कॉस्ट आप निकाल लोगे क्वेश्चन से। चलो अब मैं आपको ये क्वेश्चन करवा देता हूँ फटाफट से, आप लोग फॉर्मेट में डालते रहना। बुक कब क्लोज हो रहा है देखना जरा, बुक क्लोज हो रहा है 31 दिसंबर को, ठीक है, यानी कि पीरियड अपना क्या है? 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर, 31 दिसंबर। चलो 5,000 हमने डिवेंचर बाई किया, कब बाई किया? 1 मई को, और इतना कम इंटरेस्ट प्राइस पे, ठीक है। इंटरेस्ट पता है आपको कब मिलता है? इंटरेस्ट आपको मिलता है 31 मार्च को और सितंबर को, कोई बात नहीं, आप एंट्री, पहला एंट्री क्या करोगे? टू बैंक करके करोगे, यहाँ पे फेस वैल्यू होगा, इंटरेस्ट होगा, कॉस्ट होगा जरा बताओ 5,000 आपने बाई किया है, कम इंटरेस्ट कितना होगा प्राइस? 5,000 आपने बाई किया है, किस प्राइस पे बाई किया है? 1 से 5 पे, 5,25,000 आया। इसमें इंटरेस्ट कितना होगा? देखो 5,000 है, 100 फेस वैल्यू है, 13.5% इंटरेस्ट रेट है, 13.5 ये ना, हाँ। लास्ट इंटरेस्ट कब मिला था? मार्च में। अप्रैल बस 1 महीना रह रहा है, क्यों? 1 मई के तो मैंने खरीदा ही है, तो जो भी इंटरेस्ट ड्यू है उसको पहले हटाओ उसमें से। $56.25 आया, तो एक्स इंटरेस्ट प्राइस कितना आएगा? 5,19,375। अच्छा बताओ यहाँ पे कोई
ब्रोकरेज कमीशन वगैरह है कॉस्ट में जोड़ने के लिए। क्वेश्चन में दिया नहीं है तो दिया नहीं है तो कोई बात नहीं। अब क्या करोगे, 5 लाख फेस वैल्यू, 5 6 कितना आया था 25 इंटरेस्ट में, और कॉस्ट में कितना लिखोगे 5,19,375। चलो 1 अगस्त को फिर 2,500 बाई किया, इतना रेट से कम इंटरेस्ट, ठीक है। अब बताओ 2,500 बाई किया तो फेस वैल्यू में कितना आएगा 2,50,000 करेक्ट। एंड जरा देखना यहाँ पे 2,500 बाई किया 1 से 2.5 के हिसाब से, करेक्ट, 1 से 2.5 के हिसाब से कितना आएगा 256, 2 से 50। और इंटरेस्ट बताओ कितना महीना लास्ट इंटरेस्ट आप आपको कब मिला है, तो लास्ट इंटरेस्ट मिला है आपको मार्च में। अभी ये अगस्त में लिए हो, फिर अगला इंटरेस्ट तो सितंबर में मिलेगा। कितने महीने का इंटरेस्ट ड्यू हो गया है उस 2,500 पे, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ठीक है। 1 अगस्त को तो आप खरीद ही रहे हो, तो 1 अगस्त को आप खरीद रहे हो तो 4 महीने का कितना इंटरेस्ट आएगा ये आया। तो आप कॉस्ट में लिख लोगे, इंटरेस्ट लिख लोगे, ठीक है। उसके बाद अगला ट्रांजेक्शन है अक्टूबर में, पर उससे पहले क्या करोगे 7,500 पे आप जितना भी 7,500 पे डिबेंचर आता है 6 महीने का इंटरेस्ट दोगे। कितना इंटरेस्ट आएगा 50,625, ठीक है। क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट की एंट्री करोगे। फिर बिका कितना 2,000 बिक गया ये प्राइस पे, पर एक्स इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट अलग नहीं करोगे, ठीक है। ये एक्स इंटरेस्ट ऑलरेडी है और एक्स इंटरेस्ट प्राइस निकालोगे और उसमें से कॉस्ट घटाओगे। कॉस्ट कैसे लेना है, फीफो मेथड या एवरेज मेथड, क्या बोला है, तो यहाँ पे बोला है एवरेज मेथड। एवरेज मेथड मतलब टोटल कॉस्ट जोड़ोगे डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डिबेंचर, तो एवरेज कॉस्ट आ जाता है, इनटू कर दोगे जितना डिबेंचर सोल्ड गया उससे, तो आ जाएगा कॉस्ट ऑफ डिबेंचर सोल्ड। और जो सेल प्राइस है उससे कॉस्ट घटाओगे तब क्या आ जाएगा, सेल प्राइस में से कॉस्ट घटाओगे तो क्या आएगा बताओ फटाफट, तब आएगा प्रॉफिट, ठीक। और उस डिबेंचर पे 1 महीने का इंटरेस्ट भी ड्यू है, इस रेट में नहीं है पर इंटरेस्ट निकालनी तो पड़ेगी, इंटरेस्ट निकाल के इंटरेस्ट में डालोगे। साल के लास्ट में देखो, साल के लास्ट में आपके पास बचेगा 5,500 डिबेंचर, ठीक। और 5,500 डिबेंचर की वैल्यूएशन करनी पड़ेगी। एक तो मार्केट वैल्यू दिया है 1 से 6, तो 5,500 इंटू 1 से 6 करोगे तो कितना आएगा 58,300। और दूसरा निकालनी पड़ेगी आपको कॉस्ट, ठीक। 5,500 का कॉस्ट आएगा 5,19,375 पहले का कॉस्ट था, उसमें 2,500 और जुड़ गया। ये अगर 7,500 का कॉस्ट है तो 5,500 का कितना 5,60,000, फाइव 40, ये कुछ गड़बड़ हो गया है, मार्केट वैल्यू बताओ। 5,500 इंटू 1 से 6 करेंगे 5,83 इतना आएगा, ठीक है। और हम वैल्यू किस पे करेंगे, विच एवरेज लोअर कॉस्ट पे। समझ में आ रहा है फीफो मेथड में क्या होता है, तो फीफो मेथड में होता है पहले जो आया वो पहले बिका, तो डिवेंचर जो 2,000 बिका वो मानते हैं हम 5,000 जो परचेज करे उसमें से बिका, पर एवरेज में एवरेज कॉस्ट मेथड लगाते हैं। टोटल अमाउंट, टोटल कॉस्ट को टोटल नंबर ऑफ डिवेंचर से डिवाइड करोगे तो एवरेज कॉस्ट आएगा, और इंटू कर दोगे नंबर ऑफ डिवेंचर सोल्ड से तो आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे इंश्योरेंस क्लेम में लॉस ऑफ स्टॉक आया। लॉस ऑफ स्टॉक बड़ा ही सिंपल है, जहां से साल शुरू हो रही है और मान लो जहां पे फायर आया 1 डे बिफोर फायर क्या क्लोजिंग स्टॉक था ये हमें निकालना होता है, और उसमें से कुछ सेल्वेज वैल्यू वो घटा देते हैं तो लॉस ऑफ स्टॉक आ जाता है। और देखते हैं पॉलिसी अमाउंट अगर लॉस ऑफ स्टॉक से कम है तो एवरेज क्लेज लगता है, नहीं तो नहीं लगता, ठीक है, अगर ज्यादा है तो।
दूसरा, ये निकालने के लिए हम क्या बनाते हैं, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, करेक्ट। कई बार हमें पीछे के ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन, ग्रोस प्रॉफिट रेशियो निकालना पड़ता है, ठीक है। और कई बार दे दिया होता है, इस क्वेश्चन में आई थिंक दे दिया है, तो ट्रेडिंग अकाउंट तो नहीं बनाने, ठीक, क्योंकि क्वेश्चन में दे दिया है, सिर्फ मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाने हैं। ओके, अगर आप मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, देखते हैं क्वेश्चन को। क्या है, 31 जुलाई को फायर इनकर्ड हुआ, ठीक है। मोस्ट ऑफ द स्टॉक वे डिस्ट्रॉय, हाउएवर गुड्स कॉस्टिंग दिस मच वेर सेल्वेज, ये सेल्वेज वैल्यू दिया है, तो क्लोजिंग स्टॉक में से सेल्वेज वैल्यू हटा देंगे तो आ जाएगा लॉस ऑफ स्टॉक। और बोल रहा है इस पीरियड का खर्चा दिया हुआ है। देखो हमारा साल शुरू हुआ था यहाँ और 27/7 यहाँ पे फायर हो गया, इस पीरियड का सब दिया है, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट के लिए दिया है, ओपनिंग स्टॉक दिया है, पर एक छोटा सा यहाँ पे कंसेप्ट है नॉर्मल अब नॉर्मल का, ठीक है। जब नॉर्मल अब नॉर्मल हो तो आप क्या करोगे, मेमोरेंडम ट्रेडिंग में पर्टिकुलर्स, एक नॉर्मल का कॉलम, एक अब नॉर्मल का कॉलम और एक टोटल का कॉलम बना लेना डेबिट साइड। सिमिलरली क्रेडिट साइड भी नॉर्मल अब नॉर्मल जोड़ के, पहले आता है ओपनिंग स्टॉक, करेक्ट। देखो कहता है कि ये जो स्टॉक है ना, ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, 31 मार्च 2022 को, यानी कि साल खत्म हुआ था पिछला साल, वहां पे जो वैल्यू हुआ था 1000 राइट ऑफ किया था हमने, यानी कि 1000 यहाँ घटा हुआ दिख रहा होगा। हमें पहले नॉर्मल स्टॉक पे पहुंचना है, फिर उसमें से नॉर्मल अब नॉर्मल हटा देना है, ठीक। इसमें ना कुछ गुड स्टॉक भी है और छोटा सा एक बैड स्टॉक भी है, खराब हो गया होगा, जो स्टॉक डिफेक्टिव हो गया होगा। पहले तो नॉर्मल वैल्यू जानते हैं, फिर खराब स्टॉक वाला कर देंगे तो नॉर्मल का अलग आ जाएगा, ठीक। सर्टेन स्लो मूविंग आइटम कॉस्टिंग 4000, अब 1000 राइट ऑफ किया था 63 में, तो 1000 जोड़ दूंगा तो पता है 64 का टोटल मेरा था ओपनिंग स्टॉक, जिसमें से 4000 कॉस्ट का अब नॉर्मल था, तो बचा हुआ 60,000 का क्या है, नॉर्मल। परचेज दिया है इतना, लेकिन इंक्लूडिंग परचेज ऑफ मशीनरी, तो ये घटा के लिखेंगे परचेज में। वेजेस दिया है, और ये क्या है, इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी का वेजेस, तो ये तो मशीनरी के कॉस्ट में जाके कैपिटलाइज होता है ना, तो ये भी वेजेज में से घटा के लिखेंगे। सेल्स दिया हुआ है, कह रहा है सेल्स ऑन अप्रूवल बेसिस पे हमने कुछ बेचे थे, ओके कोई बात नहीं, 40,000। नो अप्रूवल हैज बीन रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ 1/4, 1/4 कितना होता है 40,000 का, 10,000, ये घटा दोगे, पता है एक्चुअल में 4,02,300 का ही बेचे हैं, क्यों, जो अप्रूवल नहीं आया है वो तो हमारे लिए क्या है, सेल्स थोड़ी ना है, तो सेल्स में से तो घटानी पड़ेगी। कॉस्ट ऑफ गुड डिस्ट्रीब्यूटेड, परचेज में से घटा दो या क्रेडिट साइड में लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये सारे करने के बाद अब देखो सेल्स कितना है, इतना है, ठीक है, लेकिन इस सेल्स में कुछ नॉर्मल और कुछ अब नॉर्मल भी है, उसको अलग करना है। यहाँ देखो, अ पोर्शन ऑफ दिस गुड्स, जो गुड्स खराब हो गए थे ना, जिसके कॉस्ट 4000 है, उसमें से कुछ पोर्शन बिका है एट लॉस ऑफ कितना, 700, ओरिजिनल कॉस्ट था 3000, अब जो बैड गुड्स था वो 4000 का था, उसमें से 3000 वाला ना सोल्ड हुआ है, बताओ कितने लॉस पे, 7 से लॉस पे, तो सेल प्राइस कितना होगा या सेल वैल्यू, 7 से लॉस पे बिक गया 2300। अब बैलेंस जो 1000 का स्टॉक है ना, ये बचा हुआ है एज अ क्लोजिंग स्टॉक, कोई बात नहीं। तो देखो सेल्स में अगर आप लिखोगे ना यहाँ पे सेल्स बाई सेल्स, नॉर्मल, अब नॉर्मल एंड टोटल, टोटल 4,02,300 का है, जिसमें से 2,300 तो क्या है, अब नॉर्मल वाला सेल है, तो बचा हुआ 4 लाख क्या है, नॉर्मल वाला सेल, ठीक है। जो कंसेप्ट था इसी में था, ये सेल्स बाइफरकेशन में ओपनिंग स्टॉक। अच्छा क्लोजिंग स्टॉक में देखो, नॉर्मल वाला तो आप निकाल लोगे, कैसे, बैलेंसिंग फिगर, सारा खर्चा डालोगे, ग्रोस प्रॉफिट निकालोगे, नॉर्मल बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। अब नॉर्मल में हमें पता है कैसे, 4000 का बिका था ना, तो एक तो 3000 वाला 4000 में से बिका था ना, 3000 का वैल्यू का बिक गया, लॉस की एंट्री कर दी, ये चला गया 3000, बचा हुआ 1000 का स्टॉक बचा है ना, खराब जो स्टॉक थे उसमें से 1000 का स्टॉक बचा है, तो ये आ गया। एंड क्लोजिंग स्टॉक नॉर्मल वाला कैसे निकलेगा, आप यहाँ परचेज लिख दो, खर्चे लिख दो, ग्रोस प्रॉफिट लिख दो, बैलेंस ही आ जाएगा। अच्छा टोटल क्लोजिंग स्टॉक कैसे आएगा, नॉर्मल प्लस अब नॉर्मल, नॉर्मल जो भी आए उसमें अब नॉर्मल जोड़ दो 1000, ठीक, और माइनस कर दो सेल्वेज 1000, सेल्वेज वैल्यू 5000, सिंपल सा कंसेप्ट है। हायर परचेज देखो, मेरे पढ़ाने लायक इसमें कुछ भी नहीं है। हायर परचेज में क्या था कि बहुत बार ये टेम्पू वाला क्वेश्चन आता है
कि एक हायर वेंडर है, कोई हायर परचेजर है, लेके गया 3 टेम्पू, अभी हमारे क्वेश्चन में 4 टेम्पू है, 3 इंस्टॉलमेंट में पे करना था, पहले साल का इंस्टॉलमेंट पे किया, डिफॉल्ट हो गया, फिर दूसरे साल क्या हुआ, 2 रहने दिया गाड़ी, 2 लेके आ गया गाड़ी रीपोजेस करके, यानी कि गुड्स रीपोजेशन का है। ऐसे केसेस में ज्यादातर दोनों का अकाउंट तो पूछेगा नहीं, हायर परचेजर का अकाउंट पूछता है, तो हायर परचेजर में एक एसेट का अकाउंट बनेगा और दूसरा हायर वेंडर का अकाउंट बनेगा। दूसरे साल में जब एसेट रीपोजेस करके लेके जाएगा तो वहां पे प्रॉफिट और लॉस भी निकालनी पड़ेगी, ठीक है। रीपोजेस वैल्यू निकाल लोगे और एसेट का WDB होगा, जो भी डिफरेंस होगा वो प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक। एंड सेकेंड, जितना रीपोजेस वैल्यू होगा उतने से हमारा हायर वेंडर का अकाउंट हमें डेबिट करनी पड़ेगी। चलो 4 टेम्पू लिया, 275 ईच, तो टोटल टेम्पू का कॉस्ट कितना हो गया, 275 इंटू 4, 11 लाख, ठीक है। एसेट डेबिट हो गया 11 लाख से। एंड डाउन पेमेंट इतना किया, ये इंटरेस्ट वगैरह आप निकाल लेना, हर एक इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट कितना है, कोई बात नहीं। हमें पूछा क्या है, हमें पूछा है सो नेसेसरी अकाउंट इन द बुक ऑफ लीना ट्रांसपोर्ट। लीना पता है क्या है, लीना परचेज फ्रॉम एथेनिक मोटर, तो लीना हायर परचेजर का पूछ रहा है, एसेट का अकाउंट बनाएंगे एंड हायर वेंडर का अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। जो एसेट लेके आए उस पर 10% डिप्शन लगता है। अगर आप एसेट अकाउंट बनाओगे, एसेट अकाउंट, तो आप 11 लाख का एसेट लेके आए, क्या लिखोगे, 2 एथेनिक मोटर के नाम से, पहले साल डिप्शन काटोगे कितना, 10% के हिसाब से 1,10,000, एसेट कितने का बचेगा, 9,90,000 का, ठीक है। ये एसेट कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा 9,90,000, फिर दूसरे साल डिप्रिसिएशन करोगे, पढ़ो जरा क्वेश्चन पढ़ो, 10%, इट पेड इंस्टॉलमेंट ड्यू ऑन फर्स्ट ईयर 2020 में ड्यू था, पे कर लिया, बट डिड नॉट पे सेकेंड ईयर का जो 21 में ड्यू हुआ उसको पे नहीं किया। एथेनिक मोटर डिसाइडेड टू टेक ओवर 2 टेम्पू, और जब टेक ओवर करके ले आता है ना तो वैल्यू पता करते हैं कि इस टेम्पू का वैल्यू कितना है, तो जरूरी नहीं आपके WDB जितना उतना हो सकता है वैल्यू करने के लिए, रीपोजेस वैल्यू निकालने के लिए अलग डिप्रिसिएशन अमाउंट ले। जनरली ज्यादातर क्या होता है कि वेंडर बोलेगा अरे आप तो 10% चार्ज करते, 10% थोड़ी ना, आपने मेरा एसेट खराब कर दिया है बिल्कुल, आप 20% डिप्रिसिएशन है, 15% डिप्रिसिएशन घटा के जो वैल्यू आएगा वो मैं मानूंगा, ठीक है। तो उसके लिए हो सकता है रीपोजेस के लिए अलग वैल्यू दे डिप्रिसिएशन का। तो उसने क्या सोचा, 2 टेम्पू छोड़ दो, 2 टेम्पू लेके चले गया, ठीक है। एडजस्टिंग द वैल्यू ऑफ 2 टेम्पू अगेंस्ट द अमाउंट ड्यू, द टेम्पू टेकन वेर वैल्यूड एट 15% डिप्रिसिएशन, ठीक है, कोई बात नहीं, एनुअली सो नेसेसरी। जरा देखो, इसने दूसरे साल में भी डेप्सन नॉर्मल अपना चार्ज करा होगा 10% के हिसाब से, 99,000, ठीक है। लेकिन दूसरे साल के एंड में कुछ हायर वेंडर जो है इथेनिक, उसका प्रॉफिट लॉस भी हमें करनी पड़ेगी और बैलेंस 2 ही टेम्पू बचेंगे, क्योंकि 2 टेम्पू लेके चला गया ना। अब निकालते हैं कितने वैल्यू का टेम्पू था, बताओ, 275 इंटू 2 कितना आएगा, 2 टेम्पू हमने खरीदा था ए कॉस्ट पे, और उसने क्या बोला, हम 15% डिप्शन चार्ज करेंगे, तो पहले साल डिप्शन घटाओगे, जो वैल्यू आएगी वो आएगी 467,500, फिर दूसरे साल 15% डिप्शन घटाओगे, पता है 397, अब घटा के लिख लेना, मैं फटाफट करता हूँ, 397 375 का वैल्यू माना गया था एसेट का। लेकिन पता है उस एसेट का WDB कितना था, उस एसेट का WDB था 4,95,000। क्यों, देखो सेकेंड ईयर का डिप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद 9,90,000 माइनस 99 डिवाइड बाई 2, ये गलत है ना, 445,500, सेकेंड ईयर डिप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद उस एसेट की वैल्यू बची थी 4,45,500, और हमने उसको इतना ही वैल्यू का कंसीडर किया, तो लॉस कितना आएगा, 397, 375, 48,125 का, ठीक है। तो एक तो 397 375 की एंट्री पास करोगे और फिर बाई करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, ये हो गया हमको लॉस 48,125, ठीक है। और बैलेंस
कैरी फॉरवर्ड होगा एसेट का, अगले साल सिर्फ 2 एसेट पे डिप्रिसिएशन चार्ज होगा। हायर वेंडर का अकाउंट आप बना लेना, ये अमाउंट से हायर वेंडर का अकाउंट भी कम करना पड़ेगा। चलो डिपार्टमेंट अकाउंट सिंपल है, खत्म होने वाला है अब। डिपार्टमेंट अकाउंट में क्या है, 2 डिपार्टमेंट है, ठीक है, वाई एंड जेड, कोई बात नहीं। सारे खर्चे दिए हैं, ओपनिंग स्टॉक परचेज, वेजेस, क्लोजिंग स्टॉक सेल्स एंड अदर एक्सपेंसेस भी है। लिख रहा है ऑल एक्सपेंसेस आर टू बी एलोकेटेड बिटवीन 2 डिपार्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोस प्रॉफिट। ग्रोस प्रॉफिट जो आएगा उस बेसिस पे ये पीएल के खर्चे आप एपोर्शन करने हैं। एपोर्शन कैसे करना है, ग्रोस प्रॉफिट रेशियो के बेसिस पे, कोई बात नहीं, ठीक है। अगला देखो, डिपार्टमेंट वाई सेल टू जेड एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन, वाई जब जेड को बेचता है ना तो 25% प्रॉफिट ऑन सेल पे बेचता है, ठीक है। और जब जेड वाई को बेचता है, जब जेड वाई को बेचता है तो ये कितने पे बेचता है, 28% ऑन कॉस्ट, कोई बात नहीं। ये क्या पे काम आएगा, तो ये काम आएगा आपको जो स्टॉक रिजर्व है वो निकालने में। अगला है मैनेजर को कमीशन देना है, 10% देना है, सब्जेक्ट टू अनरियलाइज प्रॉफिट ऑफ ईच डिपार्टमेंट। देखो पहले ट्रेडिंग अकाउंट, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस का, उसके बाद स्टॉक रिजर्व घटाने के बाद भी जो प्रॉफिट आएगा ना आफ्टर कंसीडरिंग स्टॉक रिजर्व, उसमें से 10% मैनेजर को कमीशन देंगे, ये बोल रहा है। और उसके मैनेजर के कमीशन देने के बाद नेट प्रॉफिट आएगा, ठीक है। कह रहा है स्टॉक जो वाई सॉरी डिपार्टमेंट वाई जो है जेड को 40,000 का गुड्स ट्रांसफर किया, तो वाई के लिए सेल, जेड के लिए कॉस्ट, ठीक है ना। ट्रेडिंग अकाउंट में वाई के लिए सेल साइड में एंट्री करेंगे, जेड के लिए कॉस्ट। और जेड ने जो है 50,000 का किया, तो ये क्या है, जेड के लिए सेल है और वाई के लिए कॉस्ट है, कोई बात नहीं। आ गया स्टॉक इंक्लूडिंग ट्रांसफर फ्रॉम वाई टू जेड, पता है जेड के क्लोजिंग स्टॉक में इतना पड़ा है वाई का स्टॉक, ये क्यों दिया है, स्टॉक रिजर्व निकालने के लिए। वाई ने बेचा है ना, तो इस पे वाई का जीपी रेशियो इंटू करेंगे तो वाई के लिए स्टॉक रिजर्व आ जाएगा। ये क्यों दिया है क्लोजिंग स्टॉक में, जेड के स्टॉक में, वाई के स्टॉक में जेड का सेल किया हुआ कितना है, इस पे जब जेड का जीपी रेशियो लगाओगे, याद करो कंसेप्ट, जेड का जीपी रेशियो लगाओगे तो जेड ने कितना स्टॉक रिजर्व कमाया था ये आ जाएगा, और स्टॉक रिजर्व आपको डालने हैं। स्टॉक रिजर्व घटाने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उसमें मैनेजर का कमीशन देना है आपको, ठीक है। उसके बाद देखो ओपनिंग स्टॉक डू नॉट इंक्लूड एनी इंटर ट्रांसफर, यानी कि ओपनिंग स्टॉक में कोई भी रिजर्व जुड़ा नहीं है, तो ओपनिंग स्टॉक में से स्टॉक रिजर्व मत घटा देना, ठीक है। डिपार्टमेंट ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट अकाउंट बनाओ, बहुत आसान है, आ जाओ। अगर आप देखोगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ वाई डिपार्टमेंट ले लेना है, यहाँ जेड लिख लोगे, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सिंपल, वाई जेड, ओपनिंग स्टॉक की एंट्री करोगे, परचेज का करोगे, ठीक है। इंटर डिपार्टमेंट सेल का करोगे, वाई ने जो भेजा था वाई के सेल में एंट्री करोगे, जेड के कॉस्ट साइड में, डेबिट साइड में। जेड ने जो भेजा था जेड के लिए क्या है, इनकम, जेड के सेल साइड में एंट्री करोगे, रेवेन्यू साइड में, एंड वाई के लिए एक्सपेंस साइड में एंट्री करोगे, ठीक। उसके बाद सेल आ जाएगा, इधर क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा, उसके बाद ग्रोस प्रॉफिट आ जाएगी। ग्रोस प्रॉफिट निकालने के बाद इसको ट्रांसफर करना है, पीएल के जितने भी खर्चे हैं एक्सपेंस वो लिखोगे यहाँ पे, सारे खर्चे दिए हुए किस रेशियो में, ये जो ग्रोस प्रॉफिट आया है ना, ग्रोस प्रॉफिट के रेशियो में आपको बांटने हैं, ठीक है। ग्रोस प्रॉफिट रेशियो में आपको बांटने हैं सारे खर्चे को, तो ये जो आएगा बैलेंस पहले आप सीडी कर लेना, क्यों, चलो स्टॉक रिजर्व भी यहाँ पे डाल लेना, क्योंकि अभी मैनेजर का कमीशन नहीं डला हुआ है ना, और ये निकालना है, फिर यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड कर लेना। अब बताओ ये जो प्रॉफिट आया दोनों डिपार्टमेंट का, इसमें सारे खर्चे भी घट चुके हैं, स्टॉक रिजर्व भी घट गया है, तो ये जो प्रॉफिट आया इसमें से हमें क्या देना है, कमीशन, तो मैनेजर कमीशन दे दोगे, और उसके बाद जो आएगा वो आएगा नेट प्रॉफिट दोनों डिपार्टमेंट के लिए, कुछ नहीं करना है, ठीक है। अच्छा स्टॉक रिजर्व कैसे निकालना है, यहीं पे एक गड़बड़ी हो सकती है। देखो ये खर्चे कैसे बांटना है, ग्रोस प्रॉफिट के रेशियो में, इसमें तो कोई बांटने में गड़बड़ी ही नहीं होगी, रेशियो में बांट देना है। स्टॉक रिजर्व बताओ, वाई ने जेड को भेजा था तो उसमें 12,000 का स्टॉक पड़ा हुआ है, वाई कितना प्रॉफिट चार्ज करता है, 25% ऑन सेल, बताओ 3,000 का स्टॉक रिजर्व। जेड ने जो वाई को भेजा था
ठीक है, उसमें 21,200 का, और जेड कितना प्रॉफिट चार्ज करता है, 28% एंड कॉस्ट। अब देखो कॉस्ट अगर 100 हो तो पता है प्रॉफिट कितना चार्ज करता होगा जेड, 28, तो सेल कितना होगा 128, ये तो सेल प्राइस पे है तो डिवाइड बाई 128 इंटू 28 आ जाएगा। ठीक है, चलो अगला ब्रांच अकाउंट, इंटीग्रल ब्रांच पे पूछा है तो सबसे पहले ट्रायल बैलेंस दिया होगा किसी फॉरेन ब्रांच का, ठीक है, तो उसको आपको कन्वर्ट करना है। इंटीग्रल ब्रांच में कन्वर्जन रूल क्या होता है बताओ, मोनेटरी आइटम क्लोजिंग रेट पे, परचेज सेल एवरेज रेट पे, एंड नॉन मोनेटरी आइटम बताओ एक्चुअल जिस कॉस्ट पे जिस डेट पे वो हुआ होता है उस डेट का जो एक्सचेंज रेट होता है उस पे, क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग रेट पे, ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग रेट पे। और ये हमारे यहाँ ये हेड ऑफिस है लखनऊ, ब्रांच क्या है, ब्रांच है ये कैनवेरा ब्रांच, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर में दिया है। इसी का ट्रायल बैलेंस आपको कन्वर्ट करना है, कैसे कन्वर्ट करोगे, एक्सचेंज रेट नीचे दिया हुआ है, ओपनिंग क्लोजिंग एवरेज और फिक्स सेट के लिए अलग से दिया है, जरा बताओ। ये देखो फिक्स सेट 46 के रेट पे फिक्स सेट के, डेटर क्रेडिटर क्या है, तो डेटर क्रेडिटर क्लोजिंग रेट पे आप कन्वर्ट करोगे, मोनेटरी आइटम है। ये क्या है, रिजर्व एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन, जिस रेट पे प्लांट कन्वर्ट है उसी रेट पे उसका एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन, ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग रेट पे, ठीक है, कैश एंड बैंक क्लोजिंग रेट पे, परचेज सेल एवरेज रेट पे, एवरेज रेट जो 51 है, खुद से एवरेज मत करना, जब एवरेज रेट दिया है क्वेश्चन में तो उस रेट को अप्लाई करना है। ठीक है, दो चीज को कन्वर्ट नहीं करते, याद करो, एक बैलेंसेस को कोई कभी भी कन्वर्ट नहीं करते, इसमें दो चीज आता है, एक तो हेड ऑफिस की बुक में ब्रांच का क्या अकाउंट है, ब्रांच का कितना बैलेंस है वो दिया रहेगा, क्वेश्चन में कन्वर्ट नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे गुड सेंड टू ब्रांच 5 है, इसको कन्वर्ट नहीं करना, क्यों, हेड ऑफिस के बुक में 100 है ना, यही है। तो जब जो वैल्यू दिया है ना, जो बैलेंसेस दिए हैं, एक ये गुड सेंड टू ब्रांच और दूसरा हेड ऑफिस का अकाउंट है, जो ब्रांच अकाउंट हेड ऑफिस के लिए और ब्रांच में हेड ऑफिस का अकाउंट, तो अकाउंट को कभी भी आपको कन्वर्ट नहीं करना है। ये सैलरी एंड वेजेस जो भी है एवरेज रेट पे, रेंट एवरेज रेट पे, खर्चे हैं, ठीक है, कमीशन एवरेज रेट पे, ठीक। और ये मैंने बोला ना ब्रांच और हेड ऑफिस के अकाउंट में एक दूसरे का जो अकाउंट का बैलेंस होता है इसको भी कन्वर्ट नहीं करना, ठीक। चलो ये आपको क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक ये तो रुपीज में ही है क्योंकि लखनऊ ब्रांच है, ये दिया है तो क्लोजिंग रेट से कन्वर्ट कर लोगे, ठीक। चलो ये क्यों दिया है, हेड ऑफिस ऑलवेज सेंड गुड्स टू दिस मच एट कॉस्ट प्लस, ये प्रॉफिट स्टॉक रिजर्व निकालने के लिए, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आप निकाल लेना, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में डालना, एंड डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन आप निकाल लेना, सिंपल सा है। उसके बाद आप इजीली बना सकते हैं। क्या पूछा है, पहले तो पूछा है कन्वर्ट करिए इस एक्सचेंज रेट को यूज करके, तो आधा मार्क्स तो आपको यही मिल जाएगा। दूसरा पूछा है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ, तो कोई बात नहीं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट जैसे डिपार्टमेंट था, बात ट्रेडिंग प्रॉफिट की नहीं है, बात कॉन्सेप्ट की है कि दोनों को अलग अलग मानना है, ठीक है, सारे परचेज सेल सब चीज दिया हुआ है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना देना है। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड सिंगल एंट्री, ये आप लोगों को ट्राई करना है, सिंगल एंट्री में पढ़ाने लायक ऐसा कुछ नहीं है, सिंगल एंट्री है क्वेश्चन में, बस कैलकुलेशन है, कुछ दिक्कत हो तो बताना, क्वेश्चन बहुत आसान है, बुक का क्वेश्चन है, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन आज का टॉपिक है, फ्रेमवर्क फॉर प्रेजेंटेशन एंड प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखो एक बैलेंस शीट दिया हुआ है आपको और बहुत सारे एडजस्टमेंट दिए हुए हैं, कह रहा है कि प्रिपेयर करिए प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट, ठीक है, करेंट ईयर का है, ये ओपनिंग बैलेंस शीट बैलेंसेस दिया हुआ है आपको, एज्यूमिंग नॉट अ गोइंग कंसर्न, अगर किसी बिजनेस को गोइंग कंसर्न हम नहीं मानते तो जितने भी एसेट और लायबिलिटी है ना, करंट वैल्यू पे नेट उसकी अभी का रियलाइजेबल वैल्यू है उतने पे सेटल करते हैं, है ना। आप गोइंग कंसर्न मान रहे हो तभी तो एक एसेट को कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हो, क्योंकि आपका मानना है वो एसेट फ्यूचर बेनिफिट देगा और आपकी एंटिटी भी फ्यूचर में एग्जिस्ट करने वाली है। गोइंग कंसर्न नहीं होती तो जो भी एसेट लायबिलिटी है उसको रियलाइजेबल वैल्यू पे हम रिकॉर्ड करते हैं, ठीक। गोइंग कंसर्न ना होने की वजह से, अगर गोइंग कंसर्न नहीं मान रहे हो तो कई बार हमें, मान लो कि कहीं पे बहुत बड़ी आग लग गई, ठीक है, फैक्ट्री बंद होने वाली है, तो कई बार हमें अपनी एसेट एंड लायबिलिटी की सेटलमेंट करनी पड़ती है, यानी कि मान लो लोन लिया था 10 साल के लिए, अब मैं बिजनेस नहीं चला पाऊंगा तो प्री पेनाल्टी पे करनी पड़ती है, पहले लोन दूंगा कि भैया आप अपना पैसा ले लो,
तो हो सकता है हम मुझे पेनल्टी भी पे करना पड़े, तो ऐसे भी कुछ खर्चे हो सकते हैं। ठीक, अगर गोइंग कंसर्न सीजेस टू एग्जिस्ट होती है, मान लो गोइंग कंसर्न नहीं है, तो कई बार हमें अब जो डेटर से पैसे लेने हैं तो पैसे तो हम लेंगे, पर हो सकता है प्रोविजन फॉर डेट कम हो। अब एडिशनल भी हमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट माननी पड़ेगी। क्यों? कई बार आप फास्ट कलेक्शन करोगे तो पैसे उतने नहीं कलेक्ट हो पाते, आपको कोई डिस्काउंट देना पड़ेगा। ठीक है, वैसे ही कई बार आपको क्रेडिटर से भी डिस्काउंट मिल जाता है। आप दिक्कत में चल रहे हो, कोई क्रेडिटर डिस्काउंट दे दिया कि चलिए आपका 1 लाख है, मुझे 90,000 ही दे दीजिए, कोई बात नहीं। तो ये सारी चीज को प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट में इनकॉर्पोरेट करना है। बस आ जाओ, एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ो। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का लाइफ 8 ईयर है। पैटर्न ऑफ यूज बड़ा इवन है, यानी कि स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा होगा। और नेट रियलाइजेबल वैल्यू 3,25,000 का है। बताना जरा, 3,60,000 का एसेट है, करेक्ट। और मैंने क्या बोला, जब गोइंग कंसर्न नहीं रहती ना तो सारे एसेट एंड लायबिलिटी को आज की रियलाइजेबल वैल्यू पे एंड पेएबल वैल्यू पे वैल्यू करनी पड़ती है। तो हम अब बैलेंस शीट में कितने पे हमें दिखानी चाहिए? 3,25,000 पे। तो बचा हुआ क्या, हमें एसेट को राइट ऑफ करना चाहिए एज ए डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन 35,000 प्रॉफिट एंड लॉस में लिखोगे, ठीक है। परचेज सेल दिया है, कोई बात नहीं। एंड अलग से ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बनाने की जरूरत नहीं है। जब कंपनी गोइंग कंसर्न नहीं रही तो सिंपली एक ही फॉर्मेट में ट्रेडिंग प्रॉफिट सब खर्चे लिख दो, ट्रेडिंग का भी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का भी, ठीक है। कॉस्ट एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, क्लोजिंग स्टॉक का कॉस्ट दिया है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू दिया है, बताना। तो हम क्या करेंगे, नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे करेंगे। ये फॉर्मूला मत लगाना, कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर में वैल्यू होता है, नहीं, वो तो एस टू कहता है। एस टू कब कहता है? जब नॉर्मल एंटिटी हो, गोइंग कंसर्न नहीं है, तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे, यानी कि 2,50,000 पे आपको क्लोजिंग स्टॉक दिखानी है, ठीक है। ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड में जो क्लोजिंग स्टॉक आता है 2,50,000 पे दिखाओगे। अगला, एक्सपेंस इंक्लूड इंटरेस्ट ऑन लोन 78,000। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अभी बनाओगे तो उसमें खर्चा डाल देना। डेफर्ड एक्सपेंसेस एमोटाइज ओवर 5 ईयर। देखो, जो डेफर्ड एक्सपेंसेस है ये 5 साल में एमोटाइज होता, तो हर एक साल पीएल में 10-10 हजार खर्चे डलते। पर अब कंपनी गोइंग कंसर्न रही नहीं, बोल रहा है एज्यूम करके बनाइए, तो पूरा का पूरा खर्चा डालना पड़ेगा। तो पूरा 50,000 एक्सपेंस आप डालोगे, ठीक है। देखो, सन्ड्री डेटर थे हमारे 1.5 लाख के, 5,000 डाउटफुल था। कलेक्शन ऑफ अनदर 25,000 डिपेंड अपॉन सक्सेसफुल री इंस्टॉलेशन ऑफ सर्टेन प्रोडक्ट सप्लाई टू कस्टमर। अब सर्टेन प्रोडक्ट सप्लाई हमने कर दिया था, उसकी री इंस्टॉलेशन करेंगे, उसके बाद ही मिलेगा। तो छोड़ो, वो भी नहीं मिलेगा, मान लेते हैं कोई कंसर्न ही नहीं रही तो टोटल 30,000 आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट करके डालना है। डेटर 75,000 का सेटल हुआ है, पता है, 10% डिस्काउंट में। ये हमारे लिए फायदा है। तो प्रॉफिट एंड लॉस में ये तो 10% 7,500 डालोगे, और 67,500 का क्रेडिटर दिखाओगे आप कहाँ पे? बैलेंस शीट में। कैश बैलेंस क्यों दिया है? बैलेंस शीट में कैश बैलेंस तो डालोगे बैलेंस शीट को टैली करने के लिए। देयर इज अर्ली रीपेमेंट पेनाल्टी ऑफ लोन दिस मच। लोन को हम जल्दी पेमेंट करने जा रहे हैं, उसकी वजह से पेनाल्टी लग गई। तो एक तो खर्चे में डालोगे प्रॉफिट एंड लॉस में 25,000, और दूसरा लोन देखो पेमेंट हुई है कि नहीं हुई है, कैश बैलेंस आफ्टर पेइंग लोन है कि नहीं। तो जनरली ऐसे क्वेश्चन में ना लोन पे नहीं हुआ है अभी तक, ये मानना पड़ता है, तभी कैश बैलेंस टैली करेगा। क्योंकि हमें तो पूरी साल का ट्रांजेक्शन दिया नहीं, बस ओपनिंग हमें बैलेंस शीट दिया है और साल का कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है, कैश एंड बैलेंस सीधा लास्ट का दे दिया है। तो इसमें 25,000 जोड़ दोगे तो 2,35,000 बैलेंस शीट में लोन दिखाना, ठीक है, ऑटोमेटिकली टैली हो जाएगा। डिप्रिसिएशन इतना डालना है, राइट ऑफ पूरा 50,000 का करना है, डेफर्ड एक्सपेंसेस, ये जो डिस्काउंट मिला 7,500 का क्रेडिटर से, इसको इनकम मानना है, ठीक है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 30,000 आपको दिखानी है, ठीक। बस इंटरेस्ट का खर्चा दिया हुआ है, परचेज सेल दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक को 2.5 लाख पे दिखाना है, ठीक है। इसके करने के बाद ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और 25,000 जो प्री पेमेंट है ये हमारा लॉस है, इसको भी हमें डेबिट साइड में डालना है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का, ठीक है। और बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट इजिली बन जाएगा। चलो, आरटीपी खत्म हुआ। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो, अपना जो कंसेप्ट का लेक्चर है, रिवीजन लेक्चर है, ये सब डलते रहेगा। आगे और सारे सब्जेक्ट का भी आरटीपी डल जाएगा। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं।